ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने एक लेक्चर की श्रृंखला खोली है। इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे विवादास्पद, ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज को टटोला है जिस पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा शोध हुआ है। और आप जानते हैं कि खासकर हिस्ट्री की दो दुनिया बन जाती है, एक हिस्ट्री की एकेडमिक वर्ल्ड एंड दूसरा पॉपुलर वर्ल्ड। प्राय पॉपुलर वर्ल्ड में कुछ बातें ऐसी प्रचलित हो जाती हैं जो एकेडमिक वर्ल्ड में स्वीकृत नहीं होती है, लेकिन लोगों के बीच एक वैकल्पिक एक पैरेलल हिस्ट्री चलता रहता है। और खासकर जो हमारे नेशनल इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दे हों, उसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि उसके सारे पहलू को निष्पक्ष होकर हम मूल्यांकन करें। वैसे हाउ फार वी कैन बी न्यूट्रल, इट यू पीपल विल डिसाइड, क्योंकि हम जिस सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में पलते हैं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है जो हमें भी पता नहीं चलता है, सामने वाले को पता चलता है। वैसे मैं कॉन्शियसली कोशिश करता हूं कि सभी प्रकार के विचारों को जगह दूं। आपने देखा कि एक लेक्चर हमने लिया था गांधी जी और भगत सिंह के संबंधों को लेकर, जिसमें भगत सिंह की फांसी वाले इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। दूसरा हमने स्वयं गांधी जी के एसेसिनेशन के मुद्दे को लिया था, जिसमें नाथूराम गोडसे और मैंने विभिन्न पक्षों को रखा था। उसी प्रकार से हमने नेहरू और सुभाष के संबंधों को लेकर लिया। इसमें हमारा बिल्कुल ही सीधा टू द पॉइंट इशू रहेगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन दोषी था, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, which party the onus should be placed on whose head, because a lot of controversies are there and there is, you can say, uh, accusation and counter accusation against each other. सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं। उन सब का उसमें योगदान हो सकता है या उसमें कौन एक स्पेसिफिक उत्तरदायी है, क्योंकि आप जानते हो कि पॉपुलर पार्लेंस में जो लोकप्रिय इतिहास है उसमें कुछ और पैरेलल हिस्ट्री चलती है। तो मैं एकेडमिकली इन सारी बातों को स्पष्ट करूं। आज मैं कोई बुक्स का स्पेसिफिक एविडेंस लेकर इसलिए नहीं आया कि आज इतने सारे बुक, इतने सारे इशूज है, इतने सारे बुक हैं कि हम किसी एक या दो के बुक के रेफरेंस देने से हमारा काम नहीं चल सकता। तो माय स्टूडेंट्स, अब लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले हम लेते हैं इशू को, विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी। विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी। Who is accountable, who is responsible for the partition, who is responsible for the partition। अब here we have to mention about the different contenders। ऐसा करते हैं, हम एक एक को कटघरे में खड़े करते हैं और सबके लिए सबूत जुटाते हैं और फिर साख जुटाएंगे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो पहले किसको लिया जाए? पहले लेते हैं मुस्लिम संगठन को। यहां पर डायरेक्ट हम मुस्लिम लीग का नाम भी ले सकते थे, वी कैन वेरी वेल कोट मुस्लिम लीग, बट प्रेफरेबली आई हैव यूज्ड द टर्म मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम संगठन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए, इसमें मुस्लिम लीग एक कंटेंडर है और सबसे मेजर कंटेंडर है, आप कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इमर्ज किया। लेकिन मुस्लिम लीग के अलावा भी कुछ कंटेंडर्स हैं। तो एक तो हम देते हैं, इसमें एक मुस्लिम लीग आ जाएगा, मुस्लिम लीग। और इसका एक दूसरा कंटेंडर हम देते हैं, इसमें मुस्लिम लीग और एक दूसरा कंटेंडर मैं डालता हूं, यह है रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन, रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन।
मतलब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन में एक्चुअली दे आर सो मेनी। अब कितने का नाम लूँ मैं, ओरली में उनका नाम ले लेता हूँ, यहाँ मैं केवल पॉइंट बनाकर आपके सामने रख देता हूँ। आप कहीं भी लिखने के क्रम में विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था, आप इन पॉइंट का सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। आपके लिए बहुत सिंपल है। कोशिश करूंगा कि एकेडमिक होते हुए भी इट शुड बी सिंपल एंड यू कैन से जस्ट यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब ऐसा ना हो कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा एकेडमिकली आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। ये मुस्लिम लीग है, ये रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन है। अब इसमें कहोगे भाई रूढ़िवादियों में किसका किसका नाम लूं, तो देखिए अब इसमें आता है देवबंद स्कूल, बरेलवी स्कूल, फिर अहरार मूवमेंट, आगे 1941 तक 1940s के दशक तक जमायती इस्लामी नामक संगठन भी सक्रिय हुआ है। तो मुस्लिम लीग और इनके बीच भी मतभेद है, और ये मतभेद बहुत समय तक रहा है। एक समय आया कि जो मतभेद ब्रिज अप हो गया। दूसरा मैं लाता हूं ब्रिटिश को, क्योंकि ये ब्रिटिश, और तीसरा मैं लाता हूं कांग्रेस को। और मैं ब्रिटिश में स्पेस लेता हूं, कांग्रेस, और चौथा मैं लाता हूं हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी संगठन। देखिए इसमें कई थे। अगर आप कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखेंगे तो आर्य समाज था और भी कई इसके अलावा, लेकिन ये सब खैर शुरू की ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन इनका कोई विशेष हम चर्चा नहीं कर सकते। हम मुख्य रूप से हिंदू महासभा जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रही है उसको हम कर सकते हैं। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बेसिकली ये सब हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए अपने आप को उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इन सारे कंटेंडर्स को हम देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको बताऊं कि चलिए कहां से शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं पहले मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, तो पहले इसका नाम लेते हैं। देखिए ये है मुस्लिम लीग, और लेकिन मैं एक बार सबकी भूमिका के बारे में बता दूंगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा कि हम डेकेड बाय डेकेड, दशक बाय दशक ले चले कि देखिए इनकी पॉलिसी क्या रही, इस कारण से इनका क्या रिस्पॉन्स रहा, इनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो अगर सभी को हम लोग एज अ होल, ऑर्गेनिक होल, टोटलिटी के रूप में लेंगे, क्योंकि आप तो जानते हो कि मेरा जो ये लेक्चर है वो क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का लेक्चर है, और इसमें मेरा उद्देश्य यह है कि तुम तो जानते हो कि मेरा तो मेरे संस्थान का ही एक पूरा ऑब्जेक्टिव और मोटो है टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर। तो आप इन सभी को देखते हो, इस पर खुद सोचना और फाइनल जजमेंट तुमको लेना है। यानी आप सब जजमेंट लेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हैं वो काफ़ी एनलाइटेंड है, और आप लोग जजमेंट लेंगे कि भाई किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाए। पहले चलते हैं हम मुस्लिम संगठन पर। तो कहानी मुस्लिम लीग की कहानी बाद में आती है। मुस्लिम लीग से पहले शुरू हो जाती है एक मुस्लिम नेता है जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान। कहानी यूं शुरू होती है कि जब भारत में इस्लाम आया था तो एक आक्रमणकारी के रूप में आया था, लेकिन सल्तनत काल से मुगल काल तक 500 to 600 ईयर्स तक, 500 से 600 वर्षों तक भारत में रहने के बाद धीरे धीरे इस्लाम का देशीकरण हो चुका था। और फिर उसका जो प्रतिरूप इस्लाम का जो दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया से मतलब है कि 80% दक्षिण एशिया तो भारत ही है, दक्षिण एशिया में जो इस्लाम का रूप प्रकट होकर आया था वो बिल्कुल वेस्ट एशिया और मध्य एशिया के इस्लाम से अलग हो गया था। इस पर सूफीज्म का इम्पैक्ट था, सूफी पंथ का प्रभाव था। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हिंदू कास्ट सिस्टम का था, क्योंकि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं था। अफसोस यह है कि भारत का जो इस्लाम है उसने आर्टिफिशियली अपने आप को एक कास्ट के रूप में ढाल लिया था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक कास्ट सिस्टम जैसी चीज भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो मैं इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि घटना कुछ यूं इस तरह की हुई। 18वीं सेंचुरी तक आकर भारत में एक बड़ा ही कंपोजिट कल्चर था, समन्वित संस्कृति थी। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों में काफी, एक तरह से समझे तो सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन हो चुका था। खान पान, पहनावा और हवा, रहन सहन, विचार, दृष्टिकोण,
भाषा में कहेंगे उर्दू, फिर संस्कृत में भी मुस्लिमों का बहुत कंट्रीब्यूशन था, पर्शियन में हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन था, म्यूजिक के क्षेत्र में देखेंगे तो नए नए जो म्यूजिक के प्रकार है उसमें ईरानी म्यूजिक और भारतीय म्यूजिक दोनों को मिलाकर वो प्रकार डेवलप हुए। इन सब का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि दोनों के संबंधों के ऊपर पड़ा है। इस तरह से एक भारत में समन्वित संस्कृति डेवलप कर चुकी थी और ये समन्वित संस्कृति अपने तरीके से काम कर रही थी। अब जब ब्रिटिश का आगमन हुआ तो ब्रिटिश ने सत्ता मुसलमानों से छीनी और उस समय मुस्लिम रूलिंग क्लास के लोग थे, यहां मुगल सिंबल ऑफ पावर थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। फिर हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक अभूतपूर्व एकता देखी गई, एक अनकॉमन टाइप ऑफ यूनिटी। ये आप 1857 के ग्रेट रिवोल्ट के समय देखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बेहतर एकता आप 1857 के महाविद्रोह के समय देखते हैं, जब दोनों कंधे में कंधे मिलाकर आप और ब्रिटिश के साथ टकरा रहे थे। इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। 1857 के महाविद्रोह के बाद ब्रिटिश को ऐसा लगा कि इस पूरे रिवोल्ट का एक्चुअल जो विलेन है वो मुस्लिम्स है और 1857 का ये जो महाविद्रोह है कहीं ना कहीं मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का परिणाम है। उसने जानबूझकर पहले मुसलमानों के विरुद्ध नीति अपनानी शुरू कर दी। तो मुसलमानों के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पहले से ही मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी सेवा में हिंदुओं से पिछड़े हुए थे। अब इस भेदभाव की नीति के कारण वो और भी पिछड़ते चले गए। तो इसका सबसे पहले इस बात को महसूस किया एक मुस्लिम लीडर थे जो सर सैयद अहमद खान थे। वो पुराने ब्यूरोक्रेट रह चुके थे, उनमें पर्याप्त अंग्रेजियत थी और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का उत्थान चाहते थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी काम किया, सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार करने की कोशिश की। मुस्लिम युवकों के बीच उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने का प्रयत्न किया और अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने के क्रम में उन्होंने एक विशिष्ट संस्थान की स्थापना की जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसमें उन्होंने यही सोचा कि जहां पर राम माधव कहते हैं, राम माधव की अभी रिसेंट में बुक आई है पार्टीशन फ्रीडम इसी वर्ष, तो राम माधव ने उस पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा है कि देखिए सर सैयद अहमद खान लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो लॉर्ड मैकाले ने हिंदुओं के विषय में कहा था कि एक ऐसे भारतीयों के एक वर्ग को जन्म देना है जो जन्म और रंग में भारतीय हों लेकिन अपने विचारों में, दृष्टिकोण में और नैतिकता में ब्रिटिश हो। तो सर सैयद अहमद खान ने भी कहा कि हम ऐसे मुस्लिम समुदाय को, एक ऐसे मुस्लिम वर्ग को जन्म देना चाहते जो रंग में और रक्त में भारतीय हो, धर्म में मुसलमान हो, लेकिन अपने दृष्टिकोण, रुचि और नैतिकता में अंग्रेज हो। वो चाहते थे कि वे अंग्रेजियत हम लाए, वहां तक तो ठीक है। अब उनके मन में यह बात बैठ गई कि देखिए अगर उत्थान करना है, अगर मुस्लिम समाज का उत्थान होना है तो उसे ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करनी होगी। मुस्लिम सोसाइटी शुड सीक द ग्रेस ऑफ द ब्रिटिश राज, because without the support and the grace of the British Raj, Muslim society cannot move on the path of progress। तो ये दिमाग में उनको कहीं ना कहीं भरी हुई थी। इसलिए 1880 के दशक के बाद, 1880 के दशक में ही उन्होंने ब्रिटिश राज पक्षधर नीति अपना ली। अब देखिए एक दिलचस्प चीज है, मैंने यहाँ पर आपको बताया है मुस्लिम लीग रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन, लेकिन देवबंद स्कूल जो जिसका बेस लखनऊ है वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम संस्थान है जिसमें बहुत सारे क्लरिकल हैं, बहुत सारे उलेमा हैं और उन उलेमाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसमें कुरान और हदीस की शिक्षा दी जा रही है और कहीं ना कहीं इस्लाम को प्यूरिफाई करने की या उसको शुद्धिकरण की बात की जा रही है। अब इसके साथ सर सैयद अहमद खान का मतभेद किस मुद्दे पर हो जाता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मतभेद की वजह यह हुई कि जैसे इस्लाम, तो इस्लाम मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम में एक तरह से अगर आप कहेंगे तो राष्ट्रवाद की अवधारणा नहीं है। राष्ट्रवाद की अवधारणा ओरिजिनल इस्लाम में नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर अवधारणा है, उसको बोलते हैं मुस्लिम मिल्लत, मुस्लिम मिलेट, इंग्लिश में उसको मिलेट बोलते हैं, मुस्लिम मिल्लत अथवा अवाम, मुस्लिम मिल्लत अथवा अवाम। मुस्लिम मिल्लत अथवा अवाम, इज दिस अ पॉइंट। अब देखिए यहां जो मुस्लिम मिल्लत और अवाम की अवधारणा यह है
इसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को समेटा गया है। माना गया है कि पूरी दुनिया के मुसलमान की एक पहचान होनी चाहिए, एक मुस्लिम मिल्लत है, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। हम पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन लाना चाहेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम के कानून चले, मुस्लिम शरीयत लागू हो। यह जो इनकी अवधारणा है, इनका वैश्विक दृष्टिकोण है इस्लाम का। और सर सैयद अहमद खान का जो दृष्टिकोण है वो मुस्लिम मिल्लत या अवाम की अवधारणा से सर सैयद अहमद खान अलग करते हैं अपने आप को। और सर सैयद अहमद खान चाहते हैं कि हम मुसलमानों को भारत की भूमि में बांधें। माने उसको कहते हैं, एक टर्म आता है एथनिसाइजेशन एंड टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ इस्लाम। मतलब वो इस्लाम का क्षेत्रीयकरण करना चाहते हैं, वो इस्लाम को एक एथनिक ग्रुप के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए वो नाम देते हैं कौम। वो अवाम का नाम नहीं यूज करते, वो कहते हैं कौम। कौम का मतलब हुआ, उनको कहना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो कौम हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई कौम का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हो कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो कम्युनिटी या समुदाय, मुस्लिम और हिंदू, दे आर द डिफरेंट कम्युनिटीज और समुदाय। तो इनकी अपनी अलग अलग कम्युनिटी है या समुदाय है, ये इनका कहना था। तो कौम, सर सैयद अहमद खान बेसिकली कौम शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मिल्लत अथवा अवाम शब्द को कहीं भी नहीं लाते हैं। वो बोलते हैं कि हमको दुनिया के मुसलमानों को नहीं, हमको भारत के मुसलमानों को देखना है। इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ कि सर सैयद अहमद खान की नीयत क्यों खराब हुई। आई हैव टू डिस्कस विथ यू। एक्चुअली इन 1882 Lord Ripon, he introduced a specific act that is called the Local Self-Government Act in 1882. So in this act, for the first time, the election politics was introduced at the level of local self-government. तो भारत में जब चुनावी राजनीति 1882 में जब लॉर्ड रिपन की सरकार ने लागू की, तो इसका मतलब है कि अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी आगे। मतलब उनका मानना है कि अब तो वोट की राजनीति शुरू होगी, क्योंकि 1882 में पहली बार शुरू हो गई पंचायत के स्तर पर, फिर विधानमंडल के स्तर पर होना है। वैसे भी कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, जो लिबरल स्कूल ऑफ कांग्रेस है, वो बार बार मांग कर रहा था सरकार से कि देखिए अभी अब वक्त आ गया है कि आप हमें विधानमंडल को शक्ति दीजिए। लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है, दे शुड बी accorded the due power and there should be the, you can say, the organization should be more and more representative। मतलब उस संस्था को हमको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्मक बनानी है, ये उनकी मांग थी। तो अब सर सैयद अहमद खान के कान खड़े हो गए। कान खड़े होने की वजह देखता हूं, देखो ये मुस्लिम एलिट क्लास का एक एटीट्यूड है। मुस्लिम एलिट क्लास सोचता है कि देखिए ब्रिटिश ने जो सत्ता छीनी थी, तो सत्ता तो मुगलों से छीनी थी, यानी मुसलमानों से छीनी थी, लेकिन अब यह सत्ता मुसलमानों के हाथ में आने वाली नहीं। उनका यह मानना था कि भाई ये सत्ता भले ही मुसलमानों से छीनी गई थी, परंतु ये सत्ता मुसलमानों के हाथों में आने वाली नहीं है। ये सत्ता निश्चय ही अब जब भी आगे आएगी तो डेमोक्रेसी का युग आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाएगा और ये सत्ता चली जाएगी हिंदुओं के हाथ में। वहीं से उनकी नीयत खराब होना शुरू हुआ और सर सैयद अहमद खान ने वहीं से मांग शुरू कर दी कि देखिए दो कौम है, हिंदू और मुसलमान, और अगर आपको मत लेना है तो दो मत है, एक मत हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है। मुसलमान एक अलग कौम है। उन्होंने इतना तक क्लेम किया जिस तरह से हिंदू बाहर से आए, उनका इशारा आर्यों की तरफ था और हिंदुस्तान पर मतलब भूमि पर कब्जा जमाया और फिर यहाँ के बासिंदे बन गए, आज यहाँ पर के ऑनर होने का क्लेम करते हैं। उसी तरह से मुसलमान भी 500-600 वर्ष पूर्व आए, उन्होंने भी यहाँ पर कब्जा किया और फिर यहाँ के बासिंदे बन गए। तो जितना क्लेम हिंदुस्तान पर हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। इस तरह का वो तर्क देना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मुस्लिम मिल्लत अथवा इस्लाम वाले थे, देखो इस्लाम का जो रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन है देवबंद स्कूल, उस सर सैयद अहमद खान के आर्गुमेंट से सहमत नहीं था। उसका यह कहना था कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के हित के कंटेक्स्ट में मत बोलिए, अगर आपको बोलना है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के कंटेक्स्ट में बोलिए। सर सैयद अहमद खान दुनिया के मुसलमानों से मतलब न रखकर केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बात दोनों का फर्क तो समझ में आ गया होगा, यही दोनों में मुख्य डिफरेंस था। इसलिए मैं आपको बताऊं
कि जो देवबंद स्कूल के उलेमा थे, ननौतवी और गंगोही थे, उसके हेड थे, तो देवबंद स्कूल के तरफ से सर सैयद अहमद खान के विरुद्ध एक फतवा तक जारी किया गया था। फतवा होता है इस्लामी आदेश पत्र, जो किसी के विरुद्ध जारी किया जाता है, किसी इस्लाम के शत्रु या दुश्मन की तरफ। तो एक तरह से उन्होंने सर सैयद अहमद खान के विरुद्ध फतवा तक जारी कर दिया। यह जो आप देखते हो घटना, ये बेसिकली यहीं से एक तरह से मुस्लिम अलगाववाद का दौर शुरू हुआ। बल्कि पर्सिवल स्पीयर तो इतना तक कह जाते हैं प्रथम पाकिस्तानी, पर्सिवल स्पीयर उनको कहते हैं, सर सैयद अहमद खान को, ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी। अब ये शब्द कहाँ तक उपयुक्त है ये आप तय करोगे, लेकिन ये शब्द एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान बहुत दूर की चीज़ है। और सर सैयद अहमद खान इतना तक नहीं सोच रहे थे, बल्कि दो राष्ट्र भी नहीं बोल रहे थे। उनका कहना था कि दो कौम है, दोनों को अधिकार चाहिए, और दोनों कौम आपस में मिलकर तब इंडिया राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदुस्तान राष्ट्र बनाएंगे। उनका कहना है कि भाई दो कौम मिलकर बनाएंगे, लेकिन दोनों कौम की शक्ति बराबर होगी। अब यहाँ एक बात गौर करने की है, सबसे पहले यहीं से जो मुस्लिम एलिट क्लास है, मुस्लिम कुलीन वर्ग है, उसकी नीयत खराब होनी शुरू हुई। क्यों? अब देखिए, इनकी नीयत खराब हो रही है कि आप हेड काउंटिंग मत करिए, मतलब आप संख्यात्मक क्षमता को दरकिनार करिए और राजनीतिक महत्व के आधार पर आप निर्णय लीजिए, और किसी की संख्या ज्यादा भी है तो उसको ज्यादा अधिकार मत दीजिए। अब देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी एक राष्ट्र के रूप में। वो कभी डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो पहली सोच जो अलगाववाद की, वही अनडेमोक्रेटिक है। और सर सैयद अहमद खान की इस अनडेमोक्रेटिक सोच को जिन्ना आगे बढ़ाएंगे, और फिर जिन्ना एक पाकिस्तान बनाएंगे, तो पाकिस्तान का अपना ही बाएं अंग से टकराहट हो जाएगी। जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसका नाम होगा बांग्लादेश। पूरे बांग्लादेश वाले मूवमेंट में आप देखोगे, मुख्य मुद्दा यह है कि बांग्लादेश की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान के बराबर थी। सॉरी, बांग्लादेश तो उस समय नहीं कहा जा सकता। पूर्वी पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन था, वो पश्चिमी पाकिस्तान के 4 स्टेट्स के बराबर था। और पूर्वी पाकिस्तान एक स्टेट था, लेकिन उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा था, इधर ज्यादा था। तो पाकिस्तान के संविधान को बनने में 10 वर्ष इसलिए लग गए, क्योंकि पाकिस्तान, उसका कहना था, जो पश्चिमी पाकिस्तान का पार्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, तो पहले तो जिन्ना ही बने थे, फिर जिन्ना का डेथ हुआ, तो फिर इस तरह से अपना दूसरे आते गए। लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उनका डेथ हुआ, तो फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए। तो इस तरह से आप देखते हो कि वहाँ पर यह मांग उनके द्वारा उठाई जा रही थी कि भाई आप संख्यात्मक क्षमता भले ही पूरी पाकिस्तान का ज़्यादा है, परंतु सीट बराबर करो। अब यहीं से बांग्लादेश के साथ, यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ उनका विवाद होना शुरू हुआ, और फिर उसके साथ भाषाई मुद्दा जुड़ गया, और फिर देखते देखते बांग्लादेश ये यहीं से उसका डिस्टॉर्शन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का शुरू हुआ। अब देखिए, अब मुस्लिम लीग तो अभी नहीं आई है, लेकिन सर सैयद अहमद खान तो मर गए। उनका डेथ के बाद उनका उत्तराधिकारी संयुक्त प्रांत जो वर्तमान यूपी है, वहीं से वो थे, और उनका उत्तराधिकारी हुआ मोहसिन उल मुल्क। उधर आगा खान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो मुसलमानों के नेता थे, और ढाका के एक नवाब भी थे, सलीमुल्लाह। इन सब का एक आपस में इंटरेक्शन बढ़ा, और फिर यह होने लगा कि भाई अब समय आ गया है कि हम मुसलमानों के पक्ष में कुछ करें। तब तक इधर मैं बताना चाहता, एक घटना ब्रिटिश के साइड से शुरू हो गई। ब्रिटिश का नियत कैसे खराब होना शुरू हुआ, मैं आपको बताना चाहता कि ब्रिटिश तो पहले 1857 के महाविद्रोह का विलेन मुसलमानों को करार दे दिया था, तो पहले तो उनके साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई। तब तक इधर कांग्रेस का चरित्र बदलने लगा। कांग्रेस मॉडरेट फेज, जिसको आप उदारवादी चरण कहते हो, उसमें कांग्रेस ने प्रतिवेदन की राजनीति में विश्वास प्रकट किया था, द पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन। इसमें प्रेयर्स, पेटिशंस, मेमोरियल्स कहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो रुचि होती थी वो ब्रिटिश के साथ मिलती जुलती थी, एक तरह से वो पश्चिमी विचारों की उपज थी। तो ब्रिटिश का तो उनसे ट्यूनिंग बैठता रहा, लेकिन जब उग्रवादियों का वर्चस्व हुआ तो उन्होंने उदारवादियों के पॉलिटिक्स को नकार दिया। उग्रवादियों का कहना था, नहीं, हमको ब्रिटिश से फाइट करना है, हमें स्वराज्य चाहिए, और उन्होंने स्वराज्य की मांग उठाई, और इस मुद्दे को उठाकर एक स्वदेशी मूवमेंट आरंभ कर दिया, आप लोगों को पता है। तो ये तो खैर बात, लेकिन
स्वदेशी मूवमेंट तो थोड़ा बाद में शुरू हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन बंगाल के विभाजन से पहले ही जैसे जैसे कांग्रेस का स्वर गर्म होता जा रहा था, एक्सट्रीमिज्म का इम्पैक्ट, उग्रवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिश सावधान होते जा रहे थे कि अब हमें कुछ करना चाहिए अपने बचाव के लिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। उसी क्रम में लॉर्ड कर्जन महोदय ने सबसे पहले एक खेल खेलनी शुरू कर दी कि हम कांग्रेस को कमजोर करें और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करें। तो लॉर्ड कर्जन की तरफ से पहले यहां शुरू हुआ, लॉर्ड कर्जन की तरफ से। और लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें बंगाल की एक अच्छी खासी मुस्लिम जनसंख्या, उन्हें पूरे भारत के ही मुसलमान खुश होंगे, क्योंकि उसने कहा, बंगाल विभाजन के समय मुसलमानों को आश्वासन दिया, इस विभाजन के बाद मुसलमानों को बंगाल में वह एकता मिलेगी जो पुराने राजाओं और नवाबों के समय से नहीं मिल सकी। तो ऐसा आश्वासन देकर वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का समर्थन लेना चाहता था सॉरी। और उसको लगता था कि अगर इस तरह से मुसलमान अगर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल मूवमेंट से, राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे, इसका सीधा फायदा ब्रिटिश को मिलेगा, जिसको आप ठेठ शब्दों में कहो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जानते ही हो। तो उनका ये कहना था कि इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हम जितने अच्छे ढंग से चाहेंगे हम भारत को तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर लेंगे। इसी क्रम में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने एक मूवमेंट आरंभ कर दिया जिसको कहते हो स्वदेशी मूवमेंट। तो बंगाल के विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, वो आंदोलन चल ही रहा था। इधर कुछ मुस्लिम जो कुलीन वर्ग के नेता थे खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था ब्रिटिश हमारे हाथ में काम कर रहा है, हमें ब्रिटिश का हाथ मजबूत करना चाहिए। उसी क्रम में आपको एक घटना मिलेगी, इसको कहते हैं शिमला प्रतिनिधि मंडल। आपने नाम सुना होगा। ये शिमला प्रतिनिधि मंडल 1 अक्टूबर 1906 को ये प्रतिनिधि मंडल शिमला गया। इसमें 35 कुलीन मुस्लिम नेता थे और आगा खां के नेतृत्व में यह मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जाकर वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अब देखिए यहीं से कितना अनडेमोक्रेटिक मांग है। वो क्या मांग करते हैं आपको बताता हूं। उनका ये कहना है कि हमारी ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रोल, मतलब कि हम रूलिंग क्लास से रहे हैं, हमें इंडिया में ज़्यादा वेटेज रहा है, हम विशेष लोग हैं, हम कॉमन हिंदू की तरह नहीं हैं। तो परसीविंग आवर हिस्टोरिकल रोल एंड द सर्विस वी हैव रेंडर्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव ऑफर्ड अस द मोर नंबर ऑफ सीट्स एंड मोर रिप्रेजेंटेशन देन आवर एक्चुअल पॉपुलेशन। उनका ये कहना था कि देखिए, हमने जो हमारी ऐतिहासिक भूमिका है, हमारा महत्व रहा है इंडिया में रूलिंग क्लास के रूप में, दूसरा हमने जो ब्रिटिश साम्राज्य को इतनी सेवा की है, इसके बदले आप हमें जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दे दीजिए। समझ सकते हैं उनका मांग कितना अनडेमोक्रेटिक है। और हमें पृथक निर्वाचन दीजिए। पृथक निर्वाचन क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे अब संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंस में उनकी पूरी जो पॉपुलेशन थी मुसलमानों की मात्र 14% थी, 14% थी। इन 14% पॉपुलेशन से नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वोटिंग सिस्टम था, तो एग्जिस्टिंग वोटिंग सिस्टम के तहत तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट थे, संयुक्त निर्वाचन था। अब 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और नंबर ऑफ वोट्स पर डिपेंड करता था। तो हो सकता था कि 14% पॉपुलेशन होने के कारण एक भी सीट ना मिले। लेकिन अगर पृथक निर्वाचन हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, तो जहां वो अल्पसंख्यक रहेंगे वहां पर भी उनको एक खास नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है, अगर आप आरक्षण कहेंगे, आरक्षण वो नहीं है। आरक्षण में क्या होता है कि कैंडिडेट एक खास जाति या खास संप्रदाय से आ सकते हैं, परंतु जो वोटर्स होते हैं कॉमन होते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट या जिसको पृथक निर्वाचन कहते हैं, उसमें वोटर्स भी एक खास धार्मिक समूह से होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी एक खास धार्मिक समूह से होते हैं। वो जो दोनों का जो वहां पर आप देखेंगे, वो बेसिकली दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथक निर्वाचन के तहत हर प्रोविंस में मुसलमान को, जो मुस्लिम जनसंख्या है, उसमें एक खास नंबर ऑफ सीट्स उनको मिल जाएगा। यही वो मांग कर रहे थे और इसी क्रम में वो शिमला प्रतिनिधि मंडल मिला। अब भारत सचिव मॉडली इसके
फेर में नहीं था। मॉडले यह सोच रहा था कि भाई इसको हम टाल देते हैं, क्योंकि मॉडले को लग रहा था कि बहुत डेंजरस हो जाएगा, जैसा हम नहीं सोच पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं ब्रिटिश के लिए डेंजरस हो जाएगा। उसने कहा भी मिंटो को कि देखिए आप ड्रैगन के दांतों की बुआई कर रहे हैं, इसका फल करवा होगा। लेकिन मिंटो के तो दिमाग में दूसरी एक इक्वेशन चल रहा था, वो ये सोच रहा था कि हम राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर लें, और उसने 1909 की जो अधिनियम आया, 1909 का अधिनियम जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स बिल कहते हैं, उसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट अथवा पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। अब देखिए यहां पर तो सरकार ने मुस्लिम संप्रदायवाद को उकसाना शुरू किया। यहां पर रोल गवर्नमेंट का देख रहे हैं। अब यहां मैं आपको कांग्रेस का रोल बताता हूं। नहीं, कांग्रेस का रोल तो शुरू होता है थोड़ा सा आगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, या फिर चलिए इसके बाद एक और भी डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाए, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल मिलता है, तो इधर मुस्लिम लीग की स्थापना 1 अक्टूबर 1906 को शिमला प्रतिनिधि मंडल मिलता है, और फिर दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम कुलीनों की एक सभा होती है, कॉन्फ्रेंस होता है। हालांकि वो उर्दू कॉन्फ्रेंस है, लैंग्वेज के ऊपर है, लेकिन वही जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है लैंग्वेज के ऊपर, वही बदल जाती है एक राजनीतिक दल के रूप में, जिसे आप कहते हो मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के रूप में एक राजनीतिक दल स्थापित हो जाता है, और इन दिस वे यू कैन से कि देयर वाज द फाउंडेशन ऑफ लीग का फाउंडेशन हुआ। इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अब जब मुस्लिम लीग आ गई तो मुस्लिम लीग ने आरंभ से ही अपनी नीति बना ली, ब्रिटिश राज पक्षधर नीति, कि हमें ब्रिटिश के पक्ष में काम करना है और ब्रिटिश को खुश करने के लिए काम करना है। हालांकि बीच में मुस्लिम लीग की राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिसको मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब बेसिकली एक अलग समूह से थे। जैसे वो उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जाफर अली खान, ये सब नेता थे। तो ये शौकत मोहम्मद अली, शौकत अली, जाफर अली खान, हसन इमाम, ये सब जो लीडर्स थे, इन लीडर्स का झुकाव राष्ट्रवाद की तरफ था। और राष्ट्रवाद की तरफ होने का मतलब यह था कि उनका विचार कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स मुसलमानों जैसा था, जो ये मानकर चलते थे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जो वो ऐसा नहीं मान के चलते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, बल्कि उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी था। तो जैसे जैसे इन नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुस्लिम लीग का स्वर बदलने लगा, और 1913 में मुस्लिम लीग इन नेताओं के प्रभाव में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर लिया, और कांग्रेस ने भी स्वराज्य का प्रस्ताव, स्वराज्य का मतलब हुआ कि आंतरिक रूप से हमारी एक देशी सरकार हो, बल्कि विदेशी और प्रतिरक्षा ब्रिटिश के हाथ में हो। तो अब ये जो स्वराज्य का ये प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया था, वो लाया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन 1906 में हुआ था, उसमें कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लाया था, और मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव 1913 में ला दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, अब धीरे धीरे मुस्लिम लीग बनी तो राज पक्षधर के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रिटिश राज से हटकर और राष्ट्रवाद की तरफ आ रही थी। अब इसी की तार्किक परिणति होगी 1916 में लखनऊ पैक्ट। अब इसको कहां डालूं? कांग्रेस में डालता हूं लखनऊ पैक्ट। कि कांग्रेस की एक पहली गलती मानी जाती है। कांग्रेस की पहली गलती क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे 1909 का जो पृथक निर्वाचन है, वो पृथक निर्वाचन बहुत आपत्तिजनक था, क्योंकि पहली बार आप मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन बनाकर यह सिद्ध करना चाहते हो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों अलग अलग राष्ट्र के, मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हैं, उनके एक अलगाववाद को बढ़ावा देते हो। और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में आपको बताना चाहता, जैसे एक संप्रदायवाद की नींव पड़ रही है। संप्रदायवाद की नींव है। अब एक टर्म आता है कॉम्युनलिज्म, ये बहुत ही कॉमन टर्म है, और डे टू डे लाइफ में आप लोग भी यूज करते होंगे। लेकिन इस शब्द का वाकई में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पहले उस पर हम आते हैं। देखिए, जैसे कोई एक धार्मिक संप्रदाय है, तो धार्मिक संप्रदाय है, जैसे अब आप हैं, हम सबकी 9 पहचान है, 10 पहचान है। हम किसी क्षेत्र, जैसे आप कोई पुरुष है या महिला है, इस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र का है, इस राजनीतिक संगठन का सदस्य है, उस राजनीतिक संगठन का है, वह छात्र है, नौकरी पेशा है, किसान है, वो भी उसकी एक पहचान है।
फिर वह एक खास जाति से है, वह भी एक पहचान है, एक खास क्षेत्र से है, वह भी उसकी पहचान है, और उसी तरह से किसी खास धार्मिक संप्रदाय से वह भी एक पहचान है। तो किसी इंसान की लाइफ में 9 या 10 पहचानें होती है। अब 9 और 10 पहचानों में बाकी पहचानों को आप ताक पर रख दीजिए, आप उसको डिनाई कर दीजिए, और एक केवल धर्म को पहचान बनाकर आप यह बोलिए कि हिंदू या मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, तो नाइंसाफी हो। क्यों नाइंसाफी होगी? क्योंकि धर्म तो केवल एक है। अब हो सकता है कि हम मंदिर जा रहे हो, आप मस्जिद जा रहे हो, या हम मस्जिद जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, तो वहाँ हो सकता है कि एक कॉन्ग्रीगेशन हो, एक रिलीजियस कम्युनिटी हो, उस रिलीजियस कम्युनिटी से हम जुड़े हुए हों, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमारा हो सकता है हम किसी राजनीतिक संगठन के जिसके हम सदस्य हैं, उसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, तो हमारा राजनीतिक हित अलग हो सकता है, हमारा सामाजिक हित अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, आर्थिक हित अलग हो सकता है, हिंदू मुसलमान मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन संप्रदायवाद ऐसा नहीं कहता। संप्रदाय बात कहता है कि बाकी पहचानों को ताक पर रख दीजिए, उसको हटाइए, सिर्फ एक पहचान को रखिए। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये आपकी मौलिक पहचान है। अब बाकी जितनी भी पहचान है सब उसका पूरक है। इसी क्रम में जो कम्युनलिज्म है, दैट इज द टर्म कम्युनलिज्म, इट जस्ट ट्राइज टू एस्टेब्लिश दैट कि द स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी is having the common and identical political, economic and social interest। मतलब उसका कहना है कि कोई अगर विशिष्ट धार्मिक समुदाय है तो उसका राजनीतिक हित, आर्थिक हित और सामाजिक हित समान है। मतलब अगर आप मुसलमान हैं तो आप अमुक पार्टी को वोट दें, और आप हिंदू हैं तो अमुक पार्टी को वोट दें। अब देखिए यहीं से गलती शुरू हुई। सर सैयद अहमद खान को जो यह डर हुआ कि मुस्लिम अल्पसंख्यक रह जाएगा, अगर उनका दिमाग ब्रॉड होता, वो मानकर चलते कि भाई धर्म के आधार पर वोटिंग होगी तब तो मुस्लिम अल्पसंख्यक रह जाएगा। और एक क्लास 10th के एनसीईआरटी में बच्चों को लिखा हुआ, कितना बढ़िया से समझाया हुआ है। उस पर योगेंद्र यादव का काम है कि हर एक इंसान एक जगह मेजोरिटी है परंतु दूसरी जगह वो माइनॉरिटी हो जाता है। जैसे एक यूपी का जो सवर्ण है, यूपी का आप कह सकते हो कि यूपी का है और हिंदू है, तो वो मानता है कि हम मेजोरिटी हैं, क्योंकि एक तरह से काउ बेल्ट का है, हिंदू है। लेकिन जब वहां से वो निकलेगा और एक ट्रेन पकड़ के कर्नाटक जाएगा, तो कर्नाटक स्टेशन पर उतरते ही वो अब माइनॉरिटी हो गया, अब वो अल्पसंख्यक हो गया। क्यों? तो भाषाई अल्पसंख्यक हो गया, निर्जातीय अल्पसंख्यक हो गया। तो हर व्यक्ति प्रत्येक जगह पर अल्पसंख्यक है, दूसरी जगह वो बहुसंख्यक है। तो अगर यह फीलिंग हो, अगर इस तरह का अगर डिवीजन हो सोसाइटी में, तब तो वोटिंग में धर्म के आधार पर वोटिंग होने का मतलब ही नहीं। और जब धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होगी तो मुस्लिम परमानेंटली अल्पसंख्यक कैसे रहेंगे? ये तो विडंबना हुई कि वहीं से यह सोच आरंभ हुई। अब समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा आप लोग, इन ऑर्डर टू बी थिंकिंग क्रिएचर, इस पर जरा सोचिएगा। अगर वैसा डिवीजन होता जैसा मैंने आपको बताया है, तो फिर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होने का सवाल नहीं था। समझ सकते हैं? एनीवे, माय पॉइंट इज कि तब इस तरह से बातें बढ़ी। और जब 1913 में तो कांग्रेस, अब देखिए जब पृथक निर्वाचन ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये बिल्कुल ही अलगाववाद को प्रोत्साहन था, क्योंकि अपने धार्मिक पहचान को स्वीकार किया। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम पृथक निर्वाचन को अस्वीकार करते हैं। तो कांग्रेस जब तक पृथक निर्वाचन को, सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसको वैधता तो मिलेगी नहीं। क्योंकि आप कुछ भी कह लो, मेजोरिटी कम्युनिटी है, और जब मेजोरिटी कम्युनिटी जब यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन है, उसको वैधता कैसे मिलेगी, उसको लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी? सोचने की बात है। तो अब यही है कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस का पहली बार ज्वाइंट सेशन हुआ, उस ज्वाइंट सेशन में मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे दोनों मिलकर स्वराज्य का मांग करेंगे सरकार से, तो मुस्लिम लीग के समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी, और वह गलती थी पृथक निर्वाचन को एक्सेप्ट कर लिया। अब पृथक निर्वाचन को एक्सेप्ट किया तो इसको एक भूल मानी जाती है। इसको बहुत लोग हाईलाइट करते हैं। राम माधव ने भी पार्टीशन फ्रीडम में इस बात को हाईलाइट किया है कि भाई जो पृथक निर्वाचन है, खैर चलिए, पृथक निर्वाचन ये भूल हुई,
और कांग्रेस की नीति में वहां पर आपको एक चूक दिखती है। अब इसके बाद फिर एक स्टेप आगे चलिए। अब कांग्रेस से दूसरी भूल क्या होने जा रही है? जब महात्मा गांधी आए पॉलिटिक्स में, तो राम माधव बताते हैं कि भाई महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस था, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलकर संगठित करके और आंदोलन चलाया था। तो भारत में आते ही उनके दिमाग में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को भी इस बात के लिए सजेस्ट किया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मांग करें। एक तो महात्मा गांधी के दिमाग में ये भी चल रहा था कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच एक प्रकार की एकता होनी चाहिए, और दूसरा कि उनके मन में एक अलग प्रकार का पैट्रियोटिज्म था। उसको कहते हैं कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, उसको कॉम्पोजिट नेशनलिज्म कहते हैं, मतलब उसको समन्वित राष्ट्रवाद कहते हैं। समन्वित राष्ट्रवाद में यह है कि किसी की धार्मिक पहचान अलग है, जाति पहचान अलग है, तो उसको धार्मिक और जाति पहचान को अलग बनाए रखने को अलाउ करिए और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर गठबंधन कर लीजिए। इसको कहते हैं कंपोजिट नेशनलिज्म। बेसिकली ये कंपोजिट नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पहले बिपिन चंद्र पाल का था, तो गांधी जी ने भी इसको एप्रोप्रिएट किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट के तहत आपकी मुस्लिम पहचान है, आप अपने धर्म को हिमायत कर रहे हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक मुद्दों पर हमारे बीच एक एकता हो और उस कुछ खास मुद्दे पर हम लोग सहमत होकर और राष्ट्र का निर्माण करें। इस प्रकार से उनका ये धारणा बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि एक कॉन्सोलिडेटेड नेशन बने। और उसमें गांधी जी ने वहां गलती ये हुई कि उन्होंने जो पहला ऑल इंडिया मूवमेंट चलाया, जिसको आप असहयोग आंदोलन कहते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो खिलाफत के मुद्दे पर चला दिया। और खिलाफत का मुद्दा में एक तुर्की का खलीफा था जो मुस्लिम लीग का प्रधान माना जाता था। अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा है, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, वहां पर उसको दंडित किया जाना है। उसको दंड से बचाने के लिए यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के कुछ नेता हैं, वो प्रतिनिधि मंडल लेकर जाकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, लॉयड जॉर्ज से। लॉर्ड जॉर्ज उसको कोई भी तरह से रियायत करने से मना कर देता है, तो लौट के आते हैं, तो गांधी जी उनका समर्थन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के मन में था कि ब्रिटिश ने अब तक जो कार्ड खेला है वो फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से खेला है, तो एक काम हम करते हैं, हम उसको एक दूसरा कार्ड अब यहाँ पर खेलते हैं, और वो है यूनाइट एंड फाइट। जोड़ो और ब्रिटिश से फाइट करो, मिलकर फाइट करो। तो हम उसी के हथियार से उसी को पराजित करते हैं। लेकिन उनका जो ये स्ट्रेटेजी था वो डेंजरस सिद्ध हुआ, क्योंकि ये अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालीन घाटे का सौदा तय हुआ। अब इस कारण से आगे समस्या आ जाएगी, नेचुरली समस्या आ जाएगी, आप देखोगे, और दोनों के बीच अलगाववाद की भावना और मजबूत हो जाएगी। खैर एनीवे, ये यहाँ पर गांधी जी से भूल हुई जो खिलाफत के मुद्दे को उठाया, जो खिलाफत के मुद्दे ने यहाँ के राजनीतिक वातावरण को थोड़ा खराब किया। इससे जो जिन्ना जैसे सेकुलर माइंडेड लीडर थे वो हाशिए पर चले गए, और जो ऑर्थोडॉक्स लीडर थे, जो रूढ़िवादी नेता थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में आ गए। इस कारण से ऐसे रूढ़िवादी तत्वों का महत्व काफी बढ़ गया, और विशेषकर हिंदुओं में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई इस घटना के बाद। जैसा कि लिखते हैं बिपिन चंद्रा भी लिखते हैं, या आप कह सकते हो शेखर बंदोपाध्याय भी लिखते हैं कि यही वजह है कि जस्ट खिलाफत मूवमेंट के सिर्फ बात हुई। खिलाफत मूवमेंट में जो मुस्लिम रूढ़िवादी तत्वों का महत्व काफी बढ़ गया और फोर फ्रंट में आ गए, उससे कहीं ना कहीं जो हिंदुओं में भी जो कुछ कट्टर हिंदू थे या जो रूढ़िवादी हिंदू थे, उनमें भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगी। और वह प्रतिक्रिया का नतीजा था कि राजनीतिक संगठन के रूप में आरएसएस का गठन 1925 में हो गया। तो गांधी जी की एक भूल ने कई तरह के काउंटर इंपैक्ट पैदा कर दिए। तो यह है। अब आपने यहां तक 1920 तक देख लिया। इसके बाद चलिए, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो खिलाफत वाली एकता थी बहुत अल्पकालिक सिद्ध हुई। 1923 में दोनों के बीच फिर तनाव, 1922 से 27 के बीच, जैसा कि आगे साइमन कमीशन रिपोर्ट करता है कि 112 दंगे छिटपुट झड़प हुई मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भारत में। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो एकता है बनी नहीं रह सकी, विशेषकर इसलिए कि गांधी जी ने आर्बिट्रेरीली, मतलब एक स्वैच्छिक तौर पर और बिना मुस्लिम लीग को विश्वास में लिए हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और जबकि वो खिलाफत का भी मुद्दा असहयोग आंदोलन का एक मुद्दा था, इसलिए जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था उसको इस बात से थोड़ी सी चोट पहुंची, और जो इस तरह का उनका जो निर्णय वो आर्बिट्रेरी था और उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों के बीच और भी
मतभेद हो गया। तो दिस इज द पॉइंट। एंड उसके बाद हम आते हैं कि यहां तक 1927 1930 तक आप चलते हो। अब आगे क्या होना है? आगे यह होना है कि चिटपुट में चीजें बताऊंगा। अगर आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी इतिहास में बनी हुई होगी तो आप जानोगे कि 1900 गांधी जी तो फिर गिरफ्तार होकर जेल में चले गए। इसी बीच एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो स्वराज पार्टी ने तो बहुत हद तक एकता लाने का प्रयत्न किया, क्योंकि स्वराज पार्टी तो मुस्लिम लीग के साथ या जिन्ना के साथ सहमति बनाकर चल रही थी। और फिर स्वराज पार्टी और जिन्ना की सहमति से दोनों मिलकर बंगाल में भी जो सी.आर. दास थे उनको मुसलमानों से सहमति हुई थी और मुस्लिम लीग से सहमति थी। और इस तरह से एक बार आप देखोगे कि एक एक सी.आर. दास ने एक फार्मूला भी लाया था हिंदू मुस्लिम एकता का। इस प्रकार से स्वराज्य पार्टी तक तो ठीक रहा। फिर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा ब्रिटिश ने कर दी। तो 1928 में पूरे देश भर में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। तो उसका जो भारत सचिव था उसका नाम था बर्केनहेड। तो उसने इंडियन पार्टीज को चुनौती दी कि चलिए, आपको मेरा दिया हुआ संविधान मंजूर नहीं है तो आप एक ऐसा संविधान बनाइए जिस पर आप में से अधिक जो राजनीतिक दल है, कम से कम जो डोमिनेंट राजनीतिक पार्टी है यानी कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, उनके भी सहमति बने। इस चुनौती को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी स्वीकार किया। और फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू के अधीन एक कमिटी बनी, नेहरू कमिटी, और नेहरू रिपोर्ट तैयार होना शुरू हुआ 1928 में, जो देश का पहला देसी संविधान था, इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन था। अब उसमें देखिए, अब इसको आप कांग्रेस की तीसरी भूल कह सकते हैं। ये भूल क्या हुई? इसने 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें इसने पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया। और पृथक निर्वाचन को अस्वीकार करके संयुक्त निर्वाचन का मॉडल रखा। मतलब कि भाई, मुस्लिम लीग को कहा कि आप पृथक निर्वाचन छोड़ दीजिए और उसके बदले संयुक्त निर्वाचन की। अब जब संयुक्त निर्वाचन की बात कही तब तक मैं आपको जिन्ना के बारे में एक्सक्लूसिवली थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि जिन्ना के बारे में तो थोड़ा जानना आपके लिए आवश्यक है। तो यहां पर क्या है कि 1928 में इसको भी राम माधव ने इस घटना को हाईलाइट किया है। जो जब मुस्लिम लीग के सामने प्रपोजल रखा गया तो मुस्लिम लीग उसमें दो गुटों में बटा हुआ था। एक सफी खान का गुट था, वो तो हार्डलाइनर गुट था। उसने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हम इस पर आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। जिन्ना था वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ। जिन्ना ने कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन उसका कहना था कि ये उसके बदले आपको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अब 3 शर्त, उसने बड़ी विकट शर्तें भी रखी। उसने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करिए, और प्रांतों में 5 जो मुस्लिम बहुल प्रांत उसमें जनसंख्या के आधार पर मताधिकार दीजिए। और तीसरा उसने कहा कि संविधान की जो रेसिडियरी पावर्स होते हैं उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, जो शक्ति के वितरण के बाद जो बची खुची शक्तियां बच जाती है, वह आप केंद्र के बजाय प्रांतों में निहित करिए। तो देखो, बहुत नेचुरल है। अब कांग्रेस चाहती थी एक मजबूत केंद्रीय सरकार और मुस्लिम लीग चाहती थी एक कमजोर केंद्रीय सरकार बने, क्योंकि मुस्लिम लीग की शक्ति तो प्रांत में, मुस्लिम लीग तो इस बात को बखूबी समझ रही थी कि भाई, हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी सरकार तो प्रांत में बनेगी, केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार रहेगी। तो केंद्र को ज्यादा पावरफुल बना देंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा, और अगर हम प्रांतीय सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो उसने एक प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाने की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मजबूत बनाने की बात की, इसलिए उसने कहा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में होगी। 1928 में जब कलकत्ता में सर्वदलीय बैठक हुई तो बात बन नहीं पाई, वार्ता टूट गई, क्योंकि उधर से जो हिंदुवादी संगठन थे वो हिंदुवादी संगठनों ने भी दबाव डाल दिया, जोर लगा दिया। तो ऐसे में तो वार्ता चल नहीं सकती थी। तो ये वार्ता उसने भी, हिंदुवादी संगठन में जैसे सिख लीग था, हिंदू महासभा थी, उसने काउंटर बैलेंस बनाया कि नहीं, ये रियायत नहीं मिले। कांग्रेस को भी हिम्मत नहीं पड़ी, बात वहीं समाप्त हो गई, टूट गई। तो इस तरह से नेहरू रिपोर्ट के बाद उसके बाद जिन्ना फुल फ्लेजेड कम्युनलिस्ट बन गए। अब देखिए, जिन्ना के कैरियर को देखिए तो बड़ा अजीब था। जिन्ना एक लॉयर थे लंदन में, और लॉ की शिक्षा वहीं पाई थी। कुछ समय तक लॉ का प्रैक्टिस में यहाँ किया था। लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त करके आए थे। उसमें जिन्ना में अच्छी खासी अंग्रेजियत थी। और जब वो आए तो कांग्रेस में कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने जिन्ना के लिए जगह बनाई। जगह इसलिए बनाई कि यहाँ पर राम माधव कहते हैं, राम माधव इस पर एक अलग एक डायमेंशन खोलते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली वहाँ पर जो आगा खान थे वो बड़े कंजर्वेटिव लीडर थे, और वो मुसलमानों के सेल्फ स्टाइल लीडर बनना चाहते थे।
तो सेल्फ स्टाइल लीडर बनना चाहते थे, वही चाहते थे कि हम मुसलमानों के कर्ता धर्ता बने। तो कांग्रेस को लगा कि भाई ये तो रूढ़िवादी है और अगर ऑर्थोडॉक्स है, अगर यह कर्ता धर्ता बनता है तो कभी एकता होने नहीं देगा हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो जिन्ना को बेसिकली कांग्रेस ने शुरू में प्रमोट किया और जिन्ना कांग्रेस के मेंबर बने। और राम माधव का कहना है कि कांग्रेस ने जिन्ना से उम्मीद की कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करे, इसलिए उनको हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर्स का नाम दिया, हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर। इसने डॉक्टर सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर कहा, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। तो इसीलिए वो तो पहले कांग्रेस के मेंबर्स थे 1906 से। 1913 में उनको मुस्लिम लीग का मेंबर भी बने, वो कांग्रेस की सहमति से बने, क्योंकि कांग्रेस चाहते थे कि भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से जुड़े रहेंगे तो दोनों के बीच ब्रिज का काम करें। और वही वजह है कि जिन्ना की पहल पर इधर से तिलक ने भी उनको एक मतलब थोड़ा पुश किया और मोतीलाल नेहरू ने भी। उसमें गांधी जी सीन पर नहीं थे, तो गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, उनका भारत के पॉलिटिक्स पर कोई उसमें दबदबा नहीं था, वो एक साइड लाइन थे। तो ये बेसिकली तिलक का और मोतीलाल नेहरू का इधर से निर्णय था, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना का निर्णय था, और फिर अंत में वहां पर एक पैक्ट हुआ जिसको आप लखनऊ पैक्ट का। तो लखनऊ पैक्ट में गांधी जी का रोल नहीं। इस तरह से आप देखते हो ये चीज जो बनती है लखनऊ पैक्ट का, 1916 में यह पैक्ट हुआ, तो जिन्ना की पहल पर हुआ। तो इस पर एक आयशा जलाल है, आयशा जलाल है तो पाकिस्तान ओरिजिन से, लेकिन अब तो बहुत काफ़ी वो एक्चुअली अमेरिका से जुड़ी रही हैं और कैम्ब्रिज हिस्टोरियन मानी जाती है। तो आयशा जलाल ने एक बुक लिखी है सोल स्पोक्समैन, जिन्ना के बारे में। सोल स्पोक्समैन जिन्ना पर लिखा है। तो सोल स्पोक्समैन कहता है कि देखिए, जिन्ना जो कांग्रेस के बड़े ही एक्टिव थे, और वह जिन्ना को एक ही महत्वाकांक्षा थी कि वी हैव टू वर्क एज ए सोल स्पोक्समैन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो वो मुस्लिम्स के सोल स्पोक्समैन बनने की इच्छा उनकी दिली थी। अब सवाल यह है कि जिन्ना जो 1920 तक इतने मतलब सेकुलर टेम्परामेंट के नेता थे, कांग्रेस के इतने करीब थे, 1920 में से उनका अलगाव क्यों शुरू हुआ? तो इसकी दो व्याख्याएं प्राय आती है। एक पर्सपेक्टिव तुम देखोगे, वो कहता है कि देखिए, गांधी जी चूंकि जिन्ना कुछ भी हो तो वो तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे, जैसे ड्राइंग रूम में बैठकर प्रतिवेदन लिखना या लीगल इश्यूज उठाना या सरकार से फाइट करना या विधानमंडल में स्पीच देना। लेकिन जनता के बीच तो जिन्ना सूट नेकटाई पहनने वाले लोग, जिन्ना उनका बेसिकली स्कॉच विस्की पीने वाले, सिगार पीने वाले, पूरी तरह से उनमें अंग्रेजियत थी। तो वो बेसिकली कॉमन पीपल से तो मिक्स नहीं करते थे, अपने को बहुत एलिट समझते थे। और गांधी जी जब आए तो असहयोग आंदोलन का युग जब शुरू हुआ तो गांधी जी लाठी टेकते हुए गांव गांव घूमने लगे। अब जिन्ना को डर हुआ कि भाई ये पॉलिटिक्स में तो हम लोगों का कद ही बहुत छोटा हो जाएगा, तो अपने कद को बचाने के लिए जिन्ना चले गए कम्युनल कार्ड खेलने। कम्युनल कार्ड मतलब सांप्रदायिक, उन्होंने पत्ता खेलना शुरू कर दिया या मुस्लिम संप्रदायवाद से अपने आप को जोड़ के अपनी हैसियत को भारतीय राजनीति में बनाए रखे। ये जिन्ना का एक व्याख्या है। कि राम माधव ने एक दूसरी व्याख्या दी है। राम माधव ने कहा है कि आयशा जलाल के सोल स्पोक्समैन को उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जिन्ना इसलिए अलगाव हो गया क्योंकि जब असहयोग और खिलाफत का दौर आया तो जिन्ना तो कांग्रेस पहले जिन्ना पर डिपेंड करता था। अब कांग्रेस के नेता जब गांधी जी का प्रभाव बढ़ा तो गांधी जी ने मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान जैसे जो लीडर्स हैं, वैसे लीडर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया जो अलग अलग मुस्लिम लीडर्स थे। तो जिन्ना को वहीं से परेशानी शुरू हुई कि जब मैं सोल स्पोक्समैन हूं तो गांधी जी दूसरे दूसरे मुस्लिम लीडर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो यहीं से जिन्ना का अलगाव शुरू हुआ। फिर जिन्ना कांग्रेस में 1920 से रिजाइन कर दिया, उसके बाद वो मुस्लिम लीग के नेता के रूप में रहे। लेकिन उसमें भी दो फेज रहा। 1920 से 1929 तक वो थोड़ा लिबरल रहे। लिबरल इसलिए रहे कि पुराना संस्कार था, सेकुलर संस्कार, तो इतना जल्दी छोड़ने में तो बनता नहीं था। आप तो जानते हैं, कोई अगर वेजिटेरियन नया नया नॉन वेज खाना शुरू करता है तो उसकी रुचि जगने में टाइम लगता है। तो जिन्ना को कम्युनल पॉलिटिक्स में कुछ मन रुचता नहीं था। He was not enjoying this communal type of politics. He was basically having a secular temperament. तो जिन्ना बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते थे। और जिन्ना पहले लिबरल ही लीडर के रूप में अपना फेस बनाया। मुस्लिम लीग में थे लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर एक सेकुलरिज्म का इम्पैक्ट था। लेकिन जब
1928 में नेहरू रिपोर्ट फेल कर गया, तब जिन्ना अपने रूप में आ गया। 1929 में उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करके ही प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट कॉमनल डिमांड। उन्होंने 14 सूत्रीय सांप्रदायिक मांगे रख दी और वहीं से जिन्ना का एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। और फिर नेक्स्ट बदलाव अब 1937 के चुनावी विफलता के बाद देखेंगे कि 1937 में जब चुनावी विफलता मिली तो जिन्ना और भी बौखला गए और उस बौखलाहट में और भी ज्यादा सांप्रदायिक होते चले। ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि लीग में बदलाव आ रहा है। कांग्रेस, तब तक हम लोग कहां तक पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए 1930 तक लगभग। अब 1930 में एक नेता थे कांग्रेस के ही, जो कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो भी बहुत बड़े पैरोकार थे। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल आपने सुना है। 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग को प्रेजाइड करते हुए, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने एक आनंद फानंद में एक योजना दे डाली। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक प्रांत बनाया जाए, एक प्रांत बनाया जाए, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाए। अब यहीं से अलगाववाद को धीरे धीरे शह मिलने लगी। तो मोहम्मद इकबाल, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के गान और हिंदुस्तान के आत्मा माने जाते थे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो बन गए पाकिस्तान के। पाकिस्तान शब्द तो बहुत बाद में आया है, वो तो बहुत बाद में उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पृथक प्रांत की अवधारणा के जनक बन गए, यहां से शुरू हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट दौर शुरू हुआ ब्रिटिश का, और ब्रिटिश का तो अब ब्रिटिश के साथ अब मजबूरी देखिए, ब्रिटिश क्यों संप्रदायवाद को शह दे रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए दे रहा है। दूसरा, ब्रिटिश को अपने शासन की वैधता भी चाहिए। शासन की वैधता इसलिए चाहिए, दो बातें। जैसे देखो, ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहा था तो ब्रिटिश ने, भले ही उनका उद्देश्य कॉलोनियल हो, औपनिवेशिक हो, लेकिन ब्रिटिश हमेशा यही दिखाने का प्रयत्न करते थे कि देखिए हम भारतीयों को सिविलाइज कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी, जिनको माना जाता है कि भाई खुद उदारवादी नेता थे, और उन्होंने, और जाहिर है कि उदारवादी नेता कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज के पक्षधर ही थे, लेकिन उन्होंने जो एक ड्रेन थियरी दे दी, धन की निकासी की अवधारणा, इसमें आंकड़े तक बता दिए कि ब्रिटिश कितना भारत से धन लूट कर ले गए, इसने ब्रिटिश शासन की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश के लिए क्राइसिस ये हो गई कि अब हिंदुस्तान में मैं रुकूं तो किस बहाने रुकूं, कोई ना कोई एक बेसिस तो होना चाहिए। तो ब्रिटिश ने एक दूसरी वैकल्पिक योजना सोच ली कि चलो अब हिंदुस्तान में रुकते हैं तो एक अलग बहाना हम लेते हैं, और वो है कि हम यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा के लिए। तो अल्पसंख्यक समूह के सुरक्षा के, अपने को सुरक्षा कर्मी के रूप में ब्रिटिश ने वैधता प्राप्त करनी शुरू कर दी। जब 1930 में, क्योंकि उधर मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन बहिष्कार हुआ, साइमन कमीशन बहिष्कार के बाद भी साइमन कमीशन पूरे देश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रस्तुत किया। उसी आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931, 1932। और उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी तीनों के तीनों सम्मेलन में भाग लिया, जिन्ना ने भी भाग लिया। और फिर जिन्ना और अंबेडकर दोनों को भी सरकार ने खुश करनी चाहिए। रैमजे मैकडोनाल्ड था, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस पर कंजर्वेटिव पार्टी का इतना प्रभाव था, क्योंकि वो सरकार अल्पसंख्यक अल्पमत में थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी के सहयोग पर टिकी हुई थी। तो रैमजे मैकडोनाल्ड कुछ कांग्रेस के फेवर में कर नहीं पाया, या देश की एकता के फेवर में। उसने कहीं ना कहीं जिन्ना और अंबेडकर की तरफ में झुकाव दिखाया, और इसी क्रम में 1932 में ला दिया सांप्रदायिक पंचाट, कॉम्युनल अवार्ड। उसमें सबसे दुखद बात यह हुई कि जिन्ना का तो 1400 की सांप्रदायिक मांगे तो मान ली ही गई, और ऊपर से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी मांग को देखते हुए भी दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन का प्रावधान ला दिया। अब दलित वर्ग के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर वही पद्धति जो मुस्लिम लीग के लिए। चलिए, गांधी जी महाराष्ट्र की अरवदा जेल में थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, समझौता करना पड़ा, और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के आधार पर फिर दलित वर्ग के लिए संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। हाँ, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो चलिए, यहां पर तो बात समाप्त हो गई। अब पहुंच गए आप 1932 में। अब देखिए अब आगे क्या होना है। तो इधर लीग की तो अपनी राजनीति दांव जिन्ना खेल ही रहे,
और 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के बाद तो जिन्ना की सांप्रदायिक मांगे ही मान ली गई, तो जिन्ना और भी सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। तभी हुआ 1935 का आया भारत सरकार अधिनियम, और उस आधार पर हुआ 1937 के चुनाव। अब 1937 के चुनाव है वो बहुत धक्का पहुंचाने वाली बात थी। धक्का पहुंचाने वाली बात इसलिए थी कि कांग्रेस को तो उसमें बेहद सफलता मिली। कांग्रेस को तो 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में सरकारें बन गई। मुस्लिम लीग की सरकार कहीं भी नहीं बन पाई, किसी प्रांत में नहीं। और सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय विधानमंडल में जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी उस पर भी मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। ये बन गया मुस्लिम लीग के लिए एक आई ओपनर। अब मुस्लिम लीग के दिमाग में इसी समय जिन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ, और मोहम्मद इकबाल उस समय जीवित थे, 1940 में उनका डेथ हुआ है। तो मोहम्मद इकबाल ने पत्र लिखकर जिन्ना को चेताया कि देखिए, आपको ये चुनाव में विफलता इसलिए मिली है 1937 के चुनाव में, क्योंकि आपकी जो मुस्लिम लीग है वो अभी भी केवल अभिजात वर्ग यानी एलिट क्लास समाज का जो प्रभावी वर्ग है, मुस्लिम समाज के ऊपर दर्जे के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन मुसलमान उसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस कारण से दिक्कत होगी। अब देखिए, कम से कम 3 प्रांत ऐसे हैं जहां मुस्लिम सरकार बनी थी, लेकिन लीग की सरकार नहीं थी। जैसे आप देखेंगे तो बंगाल में फजलुल हक की सरकार बनी थी, जो कृषक प्रजा पार्टी थी। हालांकि उसको समर्थन मुस्लिम लीग नहीं दिया था, बाहर से मुस्लिम लीग सरकार में नहीं गई थी, बाहर से समर्थन दिया था। और दूसरी तरफ उधर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जो एक जाट नेता छोटू राम के साथ इक्वेशन था, और अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के साथ, तो हिंदू और सिखों के इक्वेशन से पंजाब में सरकार बनी। और सिंध में भी एक हिंदू का सपोर्ट था, और वहां पर भी सरकार बनी, एक लोकल गवर्नमेंट बनी। लेकिन कहीं भी मुस्लिम, तीनों मुस्लिम बहुल प्रांत है, लेकिन कहीं पर मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, जिसको आज आप खैबर पख्तूनवाला कहते हो, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। खान अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई खान साहब वहां के प्रधानमंत्री बने, तब चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जिन्ना की कहीं सरकार नहीं बनी, वहीं से जिन्ना का एग्रेसिव पॉलिसी शुरू हो गया। इधर हिंदू महासभा ने भी चुनाव लड़े, उसको भी बहुत बड़ा झटका लग गया। और झटका लग गया उसमें चुनाव में, क्योंकि उसमें तो और भी हिंदुओं में कांग्रेस को ज्यादा लोकप्रियता थी। वहां तो मुस्लिम लीग में तो चलिए कम से कम अखिल भारतीय स्तर की वही एकमात्र पार्टी थी, और यहाँ तो हिंदुओं में कांग्रेस भी में ज्यादा आस्था थी उनको। तो हिंदू महासभा को तो नहीं, उनका तो बहुत ही कम वोट प्राप्त हुए, बहुत बुरा प्रदर्शन हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया स्वास्थ्य के आधार पर। तब 1938 में नए अध्यक्ष बनकर आए वी.डी. सावरकर। अब इधर जिन्ना एग्रेसिव हो गए। जिन्ना ने सोचा, पहले उन्होंने आत्ममंथन किया कि भाई लीग की पतन का क्या कारण है, लीग क्यों नहीं इतनी सीटें ले पाई, लीग को क्यों चुनावी विफलता मिली। तो उनको लगा कि भाई पहले तो हमें इसको जनसामान्य की पार्टी बनानी होगी। फिर उनको एक दूसरी गलती का एहसास हुआ, अब तक उनकी जो मांगे थी, जिसको आप 14 सूत्री सांप्रदायिक मांगे कहते हो, उन लगभग सभी मांगों को रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया था। जो सांप्रदायिक पंचायत जो कॉमनल अवार्ड आया था उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जिन्ना के पास कोई मुद्दा ही नहीं था 1937 के चुनाव में। पर जिन्ना ने आनंद फानन में 1940 में 23 मार्च 1940 को उन्हें पृथक प्रांत का प्रस्ताव ला दिया। हालांकि तब पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, पाकिस्तान शब्द का तब प्रयोग नहीं हुआ था, सिर्फ पृथक मुस्लिम प्रांत या प्रांते, सेपरेट मुस्लिम स्टेट और स्टेट शब्द का प्रयोग करते हुए लाहौर प्रस्ताव में उन्होंने, जिस लाहौर प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था, उसी लाहौर प्रस्ताव 1940 में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक प्रांत को अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया। हालांकि जिस समय उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया उसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों से उनको समर्थन नहीं मिला था, जहां भी, बल्कि विडंबना यह है कि जिन्ना प्रतिनिधित्व कर रहे थे मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों का। पंजाब में उनकी दाल नहीं गल पाती थी, सिंध में दाल नहीं गल पाई, बंगाल में नहीं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नहीं, कहीं भी जिन्ना को। बाद में असम अलग हो गया तो असम में भी कांग्रेस का गोपीनाथ बारदोलोई की सरकार बनी, तो ना असम में न पंजाब में कहीं पर जिन्ना का कोई ग्रिप नहीं था। वहां पर लोकल पार्टी जो मुस्लिम पार्टी थी हिंदू पार्टी के साथ इक्वेशन बना के काम कर रही थी। अब जिन्ना बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत
प्रस्ताव लाया, लेकिन उस प्रस्ताव को मुस्लिम बहुल प्रांतों ने समर्थन नहीं किया, बल्कि जहां मुस्लिम मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, जैसे बिहार के मुसलमान, बॉम्बे के मुसलमान और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश जिसको आप बोलते हैं, वहां के मुसलमानों ने उनके पृथक प्रांत के प्रस्ताव को समर्थन किया। मुस्लिम बहुल प्रांतों में कहीं भी समर्थन नहीं मिला। ये बात दर्शाता है कि देखिए, पाकिस्तान को पॉपुलर मैंडेट मुसलमानों का प्राप्त नहीं था 1937 के चुनाव। इस तरह से आप देखते हैं कि बात बढ़ती जा रही। अब जिन्ना ने रणनीति बदल दी। 1940 में उन्होंने पृथक प्रांत का प्रस्ताव ला दिया। अब उन्होंने उलेमाओं का समर्थन भी लेना शुरू किया, और जब मैंने ये मुस्लिम रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन जो आप कहते हो, अब जिन्ना इसके करीब आने लगे। उनको लगा कि जब तक रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन का हमें समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक हमें यहाँ पर हिम्मत या हमारी मजबूती नहीं आएगी। तो यहीं से एक बदलाव शुरू, और यहीं पर अब जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता मस्जिद में बैठक करने लगे, नारा देने लगे, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। तो पूरी रणनीति लीग ने बदल दी, तो लीग ज्यादा आक्रामक हो गया। अब देखिए, एक नया लैंडमार्क, मैं अब दूसरे लैंडमार्क की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। अब एक नया लैंडमार्क आने वाला है, और वह लैंडमार्क है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो, ब्रिटिश नीति में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखोगे मुस्लिम लीग की राजनीति के प्रति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का समर्थन मिला था और गांधी जी का समर्थन मिला था ब्रिटिश सरकार को, तो ब्रिटिश सरकार होप कर रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शायद समर्थन मिले, और कांग्रेस के समर्थन पर वो, और उसने भारत को बेलिजरेंट नेशन भी, युद्धरत राष्ट्र भी घोषित कर दिया था। लेकिन युद्धरत राष्ट्र घोषित करने के बाद भी कांग्रेस इस बार अड़ी हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि ना एक पाई ना एक भाई। गांधी ने साफ मना कर दिया, और फिर कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश से बार्गेनिंग करने लगी। बात बन नहीं पाई। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने एक वैकल्पिक रणनीति अपनाई, एक अल्टरनेटिव एक प्लान अपनाया। सरकार ने कोशिश की कि चलो, अगर मुस्लिम लीग, अगर कांग्रेस नहीं समर्थन कर रही तो हम मुस्लिम लीग का समर्थन ले लेते हैं, तो दुनिया को कम से कम हम दिखा पाएंगे कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें जबरन हम घसीट नहीं रहे भारत को, क्योंकि भारत क्लेम कर रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को जबरन ड्रैग किया जा रहा है, जबरन घसीटा जा रहा है। इंडिया विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जिन्ना को लग रहा था, जिन्ना तो अपना अवसर की तलाश में बैठे हुए थे। सरकार को ऐसा लग रहा था कि अगर हमें कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग का भी समर्थन मिल जाता है, तो दुनिया को हम दिखा सकेंगे। उन्हें जिन्ना से वार्ता की, जिन्ना ने बार्गेनिंग कर लिया। जिन्ना ने कहा सरकार को कि हम इसी शर्त पर आपको समर्थन कर सकते हैं कि आप हमारी बदले में 2 शर्तों को पूरा करेंगे। आपको पहली शर्त यह माननी पड़ेगी कि आप हमें वीटो का पावर दीजिए। वीटो का पावर का मतलब यह है कि अगर भविष्य में कोई भी भारत में संविधान बनने वाला होगा या कोई भी संवैधानिक निर्णय होने वाला होगा, उसमें लीग को वीटो चाहिए। जब तक हमारी सहमति नहीं होगी, तब तक वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, इनका ये कहना है। और दूसरी उसकी मांग थी जिन्ना की, कि आप हमें सोल स्पोक्समैन, मुसलमानों के सोल स्पोक्समैन के रूप में आप हमें एक्सेप्ट करोगे, मतलब जिन्ना को एक्सेप्ट करोगे। किसी दूसरे मुस्लिम लीडर को आप सोल स्पोक्समैन नहीं मान के, कोई भी अगर मुस्लिम के हितों से संबंधित बात है तो उसमें हमारी सहमति चाहिए। सरकार ने दोनों शर्तें मान ली। अब कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार पहले बड़ा कैलकुलेटिव स्टेप ले रही थी। ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि मुस्लिम लीग को हम बढ़ावा तो दें और मुस्लिम संप्रदायवाद को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, लेकिन मुस्लिम संप्रदायवाद को इतना प्रोत्साहन ना दे दें कि बात विभाजन तक पहुंच जाए। तो ये सरकार इस स्टेज तक नहीं सोच पा रही थी। लेकिन अब सरकार बिल्कुल सरेंडर कर गई। लीग की सांप्रदायिक मांग के समक्ष सरकार सरेंडर कर गई। अब यहां पर लीग और जिन्ना बहुत पावरफुल हो गए। अब लीग और जिन्ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, और उसी क्रम में लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। जैसे अब एक योजना आई, वेवेल योजना। अब वेवेल योजना सब कुछ अच्छा जा रहा था, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लीग एक्सेप्ट इसलिए नहीं की क्योंकि जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ने अपने 5 प्रतिनिधि कांग्रेस को भेजने थे और 5 लीग को उस वेवेल योजना में, एक सरकार में। तो कांग्रेस ने अपने 2 मुस्लिम प्रतिनिधि को भेज दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान को,
तो जिन्ना इस पर इसको रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, लीग मुसलमानों की पार्टी है, तो इसलिए जब भी मुसलमानों के हित से संबंधित कोई निर्णय होगा या कोई प्रतिनिधि चुनने की बात हुई तो लीग मुस्लिम प्रतिनिधि को चुनेंगे, कांग्रेस नहीं चुन सकती। अब बताइए, अब ये कितनी बड़ी बात हो गई। और अल्टीमेटली आप देखते हो ये वार्ता टूट गई और विवेल योजना खटाई में पड़ गई। तो विवेल योजना ने सिद्ध कर दिया कि भारत में कोई भी संवैधानिक सुधार अब नहीं हो सकता क्योंकि इस पर जिन्ना की सहमति नहीं है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश की लाचारी, अब ब्रिटिश लाचार हो गए खुद, क्योंकि उन्होंने जिन्ना को इतनी पावर दे दी जितना उनको नहीं देना चाहिए था ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश की लाचारी हुई और जिन्ना ताकतवर, जिन्ना एवं लीग शक्तिशाली, जिन्ना एवं लीग शक्तिशाली। देखो अब यहां तक तो हुआ, लेकिन अब एक टर्निंग पॉइंट आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है, जैसे कहा जाता है कि ब्रिटिश, चलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जीत गए परंतु अपने साम्राज्य को हार गए। अब ब्रिटिश साम्राज्य इतना कमजोर हो गया था कि अब भारत में अधिक समय तक उसको नहीं रुकना था, अब उसको भारत खाली करना था। तो जब तक भारत में रहना था तब तक तो उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना को काफी शह दी, क्योंकि इसी आधार पर वो ब्रिटिश शासन की को वैधता भारत में बनाए हुए थे। जैसे अब आप कहते अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो कहते देखो हम छोड़ देंगे, लेकिन आप पहले मुस्लिम लीग से पूछिए कि वो तैयार है इसके लिए, क्या आपकी मुस्लिम जनसंख्या तैयार है, वो हमें अपने मानती है कि हम उनके संरक्षक हैं। तो जब जिन्ना से, तो जिन्ना बोलते नहीं नहीं आप नहीं छोड़िए भारत, आप तब तक हिंदुस्तान में रहिए जब तक हमारा निर्णय न कर दीजिए। ब्रिटिश मुस्कुराने लगते कि अब पहले आप लोग आपस में निपटिए फिर हम जाएंगे। इस प्रकार से अब तक तो यही गेम खेल रहे थे ब्रिटिश। अब वो गेम उनको भारी पड़ रहा था क्योंकि हिंदुस्तान से उनको लौटना था। और अब जिन्ना कॉलर पकड़ के जिन्ना उल्टा खड़े थे कि नहीं नहीं आप पहले हमारा निर्णय कर दीजिए फिर आप जाइए। तो पहली बार, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब चूंकि मुझे बहुत संक्षिप्त में बताना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, तो संक्षिप्त बताते हुए मुझे थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अगर इशू ना बताऊं तो फिर चारों को कटघरे में खड़ा करूंगा, भाई किसको कितना रिस्पॉन्सिबल मानूं। तो फिर अगर हम केवल उन्हीं चारों के बारे में कह देते तो आप में से हमारे वो ऑडियंस जो जिनको इतिहास पूरा पता है वो तो समझ जाते, लेकिन जिनको पीछे का घटनाक्रम पता नहीं वो मिस कर जाते थे। मुझे घटनाक्रम भी बताना पड़ा, इसमें टाइम थोड़ा खिंच गया। मैं इतना लंबा बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये इशू बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसमें थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता कि अब जैसे बात अब आगे बढ़ी तो मामला, जब उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, चर्चिल की सरकार हार गई और पहली बार वहां पर एक लेबर पार्टी की सरकार गठित हुई, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना। अब उसको भारत खाली करना था, तो भारत से कैसे जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग को उसने संवैधानिक विकास पर वीटो की शक्ति दे दी थी, और वही मुस्लिम लीग अब उसको कॉलर पकड़ कर खड़ा था कि नहीं 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 आप नहीं जा सकते, पहले आप हमारा निर्णय कर दीजिए। तो मार्च 1946 को एटली की सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन ला दिया और एक घोषणा की, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं। माइनॉरिटी इज नॉट हैविंग एनी राइट टू वीटो ओवर द प्रोग्रेस ऑफ मेजॉरिटी। तो जब उसने ये घोषणा लाई, इसका मतलब उसने मुस्लिम लीग को हिदायत दे दी कि भाई देखो ऐसा है कि आप आके निगोशिएटिंग टेबल पर आइए, आप वार्ता की मेज पर आइए, नहीं तो आपको इसी हालत में छोड़कर चले जाएंगे, आप समझ लो। तो अब जिन्ना भी और लीग भी थोड़ा घबरा गई कि भाई तो कुछ करना पड़ेगा, और फिर उसने कैबिनेट मिशन योजना ला दी, और कैबिनेट मिशन योजना ने प्रैक्टिकली विभाजन को अस्वीकार कर दिया। खैर उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट मिशन योजना में यह तय हुआ कि ठीक है विभाजन नहीं होगा, 3 स्तरीय एक ढांचा बनेगा। एक केंद्रीय सरकार के स्तर पर पहला ढांचा होगा जिसके पास 3 ही विषय होंगे, विदेश, प्रतिरक्षा और संचार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका होगा उसमें 3 ही विषय होंगे, विदेश, प्रतिरक्षा और संचार। और एक मध्यवर्ती ढांचा होगा, उसमें वास्तविक शक्ति रहेगी। टोटल 3 ग्रुप रहेंगे स्टेट्स के, ए, बी और सी। ए ग्रुप में 6 स्टेट्स हिंदू बहुल स्टेट रहेंगे, और बी ग्रुप में उत्तर पश्चिम के 3 मुस्लिम बहुल स्टेट रहेंगे, और सी में उत्तर पूर्व के 2 मुस्लिम बहुल स्टेट रहेंगे, और नीचे प्रोविंस रहेगा। तो 3 हायरार्की रहेगी, और वास्तविक शक्ति
प्रांतों के समूह में होगी, उसको कहते हैं समूहीकरण का प्रावधान। अब जिन्ना ने भी उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जिन्ना को लग रहा था चलो कोई नहीं, मुस्लिम बहुल प्रांतों पर हमारी पकड़ बन जाएगी कम से कम ग्रुप बी और सी पर, और इधर ए में कांग्रेस रहेंगे और बी और सी में काफी पावर रहेगा प्रांतों के पास। तो जिन्ना इसी उम्मीद में उसने, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन योजना को और लीग ने भी कर लिया। लेकिन तभी एक पत्रकार ने जब जवाहरलाल नेहरू से इंटरव्यू लिया तो जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया उसे कि देखिए इसमें जो समूह का जो प्रावधान दिया हुआ है एबीसी, वो कोई अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। अगर प्रांत चाहे कि बी ग्रुप से ए में आ जाए या सी से ए में आ जाए तो आ सकता है, और कैबिनेट मिशन ने इसको स्पष्ट नहीं किया था। इस बात पर जिन्ना को लगा कि भाई ऐसे में तो जो मुस्लिम बहुल प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तो बी ग्रुप में था और कांग्रेस के शासन था, तो जिन्ना यही उम्मीद किया हुआ था कि भाई, यही उम्मीद किए हुए थे कि भाई अब बी ग्रुप में जो सरकार होगी, सॉरी बी ग्रुप में जो 3 स्टेट्स होंगे उसमें एक मुस्लिम बहुल होगा, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है उसमें कांग्रेस की सरकार होगी, उसको हम गिरा देंगे आगे चलकर और अपनी सरकार बना लेंगे। सी ग्रुप में एक असम फंस रहा था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, गोपीनाथ बारदोलोई, और बंगाल में तो मुस्लिम लीग की सरकार तब तक आ चुकी थी। लेकिन जब नेहरू जी ने ऐसी बात कह दी कि बी और सी वाले ए में जा सकते हैं, तो जिन्ना को लगा कि भाई ऐसी स्थिति में तो ये उछलकर ए में चले जाएंगे, तो फिर हमारे हाथ तो कुछ आया नहीं। तो जिन्ना कैबिनेट मिशन योजना से बाहर हो गया, कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, रिजेक्ट कर दिए। और रिजेक्ट करने के बाद अब तो जिन्ना को लग गया कि सरकार तो अब घास नहीं डालेगी हमें, क्योंकि सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि सरकार को अब वो समझ गया कि उसको जाना है ब्रिटिश, अब हमारी सहायता नहीं करेंगे। अब जिन्ना उतारू हो गए एग्रेसिव पॉलिसी पर उतारू हो गए, और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। हालांकि उनका घोषित नीति थी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन उस घोषणा के कारण कलकत्ता में उस समय मुस्लिम लीग और सुहरावर्दी की सरकार थी, कलकत्ता किलिंग वहां शुरू हो गया, और कलकत्ता में दंगे शुरू हुए तो बॉम्बे में दंगे चले आए, बॉम्बे से दंगे चले आए, कलकत्ता से, बॉम्बे से चले आए बंगाल के नोआखाली में, पूर्वी बंगाल, और फिर वहां से दंगे चले गए बिहार के मुंगेर जिले में। पूरा देश धू धू कर जलने लगा। और सबसे जो दुखद बात थी यह थी कि ब्रिटिश की जो आर्मी और पुलिस थी वो हाथ बांधे खड़ी थी, चलिए गांधी जी अकेला नोआखाली में जाकर से लेकर कलकत्ता तक दंगों को रोका। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, बाद में दिल्ली में आए तो उसी में उनका असैसिनेशन भी हो गया। इसी क्रम में गांधी जी अकेले घूम रहे थे लाठी टेकते हुए, और ब्रिटिश की जो आर्मी और पुलिस थी वो एक तरह से जितना रोल उनको प्ले करना चाहिए उतना वो नहीं कर पा रहे। तब कांग्रेस नेताओं में वल्लभ भाई पटेल, जैसे नेहरू कहते हो, गांधी कहते हो, जो भी कहते हैं, जो वल्लभ भाई पटेल थे, वो वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले उस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आप अपवाद में रखिए, क्योंकि उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला पहले ही ला दिया था 1942 में। लेकिन अब 1946 के इस दृश्य को देखने के बाद 1947 के बिगिनिंग तक आकर, मतलब फरवरी मार्च 1947 तक आकर, विशेषकर जब लगा कि अब देश चल नहीं सकता, तो वल्लभ भाई पटेल पहले ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने विभाजन की संभावना को स्वीकार किया और कहा कि अब अगर भारत विभाजन को स्वीकार नहीं करता तो कई खंडों में बंट जाए। अब यही है, धीरे धीरे आप देखोगे कि माउंटबेटन आएगा, फिर माउंटबेटन प्लान लाएगा, भारत का विभाजन होगा। मुझे लगता है कि इतनी जो पीछे बैकग्राउंड का नॉलेज आपके लिए पर्याप्त होगा। अब हम लाते हैं डिफरेंट कंटेंडर्स को कि चलिए इसमें किसकी क्या गलती थी, तो एक एक को सामने लाते हैं और तब उनकी हम बताते हैं कि क्या है। देखिए, मुस्लिम लीग फुल कल्प्रिट, क्योंकि जो पहले सर सैयद अहमद खान के दिमाग में जो आया खुरापात, आप देखते हैं वह खुरापात आगे बढ़ता गया। शिमला प्रतिनिधि मंडल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक जो मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा है, उसने विभाजन लाया। ओके, और विभाजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ब्रिटिश एक दूसरा खलनायक है, क्योंकि ब्रिटिश को पहले तो दिमाग में चीज नहीं थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग का अलगाववादी राजनीति शुरू हुई और धीरे धीरे जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब उग्र जोर पकड़ने लगा, तो ब्रिटिश अब इसमें एक मेन कंटेंडर बन गए। और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति को हवा देने में ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल है, जो आगे से पीछे तक मैंने आपको बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खैर अल्टीमेट है, जब जिन्ना को इतनी शक्ति दी गई। उससे पहले भी आप संभावना को टटोलिए, उससे पहले भी मुस्लिम लीग
को सह देने में, चाहे वो पृथक निर्वाचन हो या बंगाल का विभाजन हो, ब्रिटिश ने ये गेम बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश तो है। अब कांग्रेस तो जो क्रिटिक्स मानते हैं, वो क्रिटिक्स मानते हैं कि व्हाट द ब्रिटिश एंड लीग व्हाट द लीग एंड द ब्रिटिश डिड थ्रू कमीशन, कांग्रेस डिड थ्रू ओमिशन। कांग्रेस डिड थ्रू ओमिशन मैं आपको बताना चाहता कि अगर लीग और ब्रिटिश ने कुछ करके विभाजन को लाया, तो कांग्रेस ने कुछ ना करके विभाजन को लाया। जैसे मैं आपको बताता हूं कांग्रेस से भूल कहां कहां हुई। एक चीज ये देखिए, कांग्रेस से मिसकैलकुलेशन वहां हुआ कि उसने सर सैयद अहमद खान को देखा, फिर उसके बाद शिमला प्रतिनिधि मंडल को देखा। तो कांग्रेस के दिमाग में यह बात थी, या कांग्रेस ने सोचना शुरू किया, या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, इसमें कोई एक नेता रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे आप पूरे कांग्रेस एज ए संगठन, बिपिन चंद्रा कहते हैं जो फेलियर ऑफ कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस को यह लगा कि अगर हम सर सैयद अहमद खान पहले और बाद में जिन्ना जैसे नेताओं का राजनीतिक महत्वाकांक्षा को थोड़ा संतुष्ट होने देते हैं, उसके साथ डील करके उसको कुछ राजनीतिक रियायत दे देते हैं, तो वह मान जाएगा, शांत हो जाएगा, और शांत होने के बाद विभाजन टल जाएगा। मतलब विभाजन तो खैर उसमें बात भी नहीं थी, ये मुस्लिम संप्रदायवाद का जो जोर है वो कम हो, उसमें तक विभाजन की बात नहीं थी। कांग्रेस जिस समय ये कर रहा था, विभाजन का मुद्दा उभर कर आया है 1930 के दशक के, 1937 के बाद। उससे पहले नहीं, उससे पहले केवल मुस्लिम संप्रदायवाद था। अब इसमें कांग्रेस ने नेताओं के स्तर पर बात शुरू की। जब मुस्लिम संप्रदायवाद का रंग चढ़ रहा था, तो कांग्रेस को चाहिए था कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करे, लेकिन ये हमेशा नेताओं के स्तर पर और संगठन के स्तर पर वार्ता करती रही। 1916 में लखनऊ पैक्ट किया, जिस कारण से मुस्लिम लीग के नेताओं की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। फिर 1920 में गांधी जी ने जो खिलाफत का मुद्दा ला दिया, जिससे जो भी दबे हुए मुस्लिम रूढ़िवादी तत्व थे वो सब आ गए फोर फ्रंट पर, और उनकी जो रूढ़िवादी राजनीति है वो पत्ता खेलने लगे। तो ये कांग्रेस भूल पर भूल करती जा रही थी। फिर उसके बाद जो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था, उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को हल्के में ले लिया। जब एक बार आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हो, तो वापस लेने की बात करोगे तो बहुत बिफर जाएगा। अब पॉपुलर आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन पीपल को, मास को आप अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, मुस्लिमों के बीच जाइए, उनको, एक सामान्य मुसलमानों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की कोशिश करिए। नेताओं के स्तर पर आप गेम मत खेलिए, नेताओं के स्तर पर आप करेंगे उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए, राम माधव की बुक में एक मैंने नई बात देखी, दूसरे किसी बुक में मैंने देखी नहीं, इसलिए हमको वेरीफाइड नहीं है। वो कहते हैं, राम माधव विशेषकर 1937 के चुनाव के बाद कहते हैं कि गांधी जी ने 1938 में जिन्ना से वार्ता की, उसमें गांधी जी ने जिन्ना को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, राम माधव का यह कहना है कि कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगी और जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में लीग रहेगी, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा मैंने कहीं दूसरी जगह पाया नहीं है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस इस प्रिंसिपल तक तो लास्ट तक लड़ती रही। कांग्रेस ने तो इतना तक कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत भी स्वीकार नहीं किया। टू नेशन जो थियरी है, तो कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, जो जिन्ना ने जो स्लोगन दिया, इसको कभी भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस का कहना था कि नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र नहीं है, परिस्थितियां इस तरह की नहीं है कि हम साथ साथ चल सके, लेकिन हम ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन प्रिंसिपल कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं। इसलिए जो राम माधव ने लिखा है उस बुक में, किसी दूसरे बुक से मेरा वेरीफाइड हुआ नहीं। मैं तो पार्टीशन और फ्रीडम पर बहुत सारे बुक पढ़ा हूँ, अनगिनत पुस्तकें मैंने पढ़ी हुई है, कहीं पर ऐसी चीजें मिली नहीं। इसलिए हम बहुत इस आर्गुमेंट से कन्विंस्ड नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कहिए तो। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ कॉमन चीजें बहुत सारे पुस्तकों में मिल जाती है, तो थोड़ा सा उसका बेसिस मिल जाता है। दूसरी बात तो ये बात हुई, तो यहां पर कांग्रेस का फेलियर है। बल्कि 1937 के चुनाव के बाद कम से कम कांग्रेस में एक नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत गंभीरता से प्रयास किया कि हम मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम चलाएं और सामान्य मुसलमानों को अपने विश्वास में लेने की कोशिश करें। लेकिन तब तक तो काफी लेट हो चुका था। ये प्रयास हो जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था थोड़ा पहले। हालांकि नेहरू ने फिर भी, लेट ही सही, परंतु नेहरू ने यह प्रयास शुरू किया। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने उन्हें समर्थन नहीं दिया,
और इतना ही नहीं बल्कि गांधी जी तक ने इसमें दिलचस्पी नहीं दी। इस कारण से नेहरू का उत्साह ठंडा पड़ गया। तो ये बात हुई नहीं। तो ये कांग्रेस की भूल रही और फिर कांग्रेस जब तक संभलती तब तक मुद्दा आ गया बहुत आगे तक और विभाजन तक मुद्दा आ गया। अब कांग्रेस ने विभाजन कैसे स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, उस पर भी हम आते हैं। तो ये हो गए कांग्रेस की। फिर कांग्रेस पर अब आते हैं हिंदूवादी संगठन। हिंदूवादी संगठन में क्या कहोगे? तो पहले जैसे आर्य समाज जैसे संगठन थे, वो कहीं ना कहीं एक परंपरावाद पर उनका विशेष बल था। लेकिन जब 1909 में लालचंद वगैरह ने, जब पंजाब में पहले पंजाब हिंदू महासभा बना था, हिंदू सभा महासभा बनी थी, और फिर 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्थापित हुई। हिंदू महासभा ने हिंदुओं के हितों की रक्षा का बीड़ा उठाया और उसने हिंदुओं के हितों की रक्षा और हिंदुओं के इंटरेस्ट के रक्षा पर काम करने लगी। और उधर तो इधर आ गए आपको हिंदू महासभा और एक ऑर्गेनाइजेशन जो जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर बलराम हेगड़ेवार ने नागपुर में की, वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये राजनीति में इनकी दिलचस्पी डायरेक्ट नहीं थी, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती, अभी भी है। तो ये जो आरएसएस है, ये भी हिंदुओं के हितों की रक्षा और हिंदुओं को ट्रेन करना और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरएसएस ने भी अपनी पहचान बनाई। अब अभी जो नया नैरेटिव आया है वो ये आया है कि कभी भारत के पार्टीशन के लिए गांधी को सुन ली या गांधी नेहरू ज्वाइंट या कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराया जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने विभाजन को एक्सेप्ट किया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पहले जो भूलें की वो भूलें की, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने आज़ादी की खुशियां नहीं मनाई और ना ही कांग्रेस समाजवादी दल ने मनाई। कांग्रेस समाजवादी दल में आप जानते हैं अशोक मेहता थे, राम मनोहर लोहिया वगैरह थी, इन्होंने आज़ादी की खुशी नहीं मनाई। इन ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ादी की खुशी नहीं मनाई। और बाकी कांग्रेस में तो नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ही हुआ। तो इनका कहना था कि ब्रिटिश से विभाजन पर निगोशिएट क्यों किया। राम माधव अपनी पुस्तक में एक बात लिखते हैं, वो लिखते हैं, उन्हें एक तर्क देते हैं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो कांग्रेस ने इतनी लंबी ब्रिटिश से इतना एग्रेसिव लड़ाई की थी, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, और कांग्रेस ने इस मूवमेंट के बल पर और फिर 1911 में उसका एनलमेंट हुआ, फिर उस विभाजन को रद्द करना पड़ा ब्रिटिश को। एक बंगाल का विभाजन होता है तो कांग्रेस इतनी अपनी आक्रामकता दिखाती है और इतने आक्रामक तरीके से आंदोलन आरंभ करके कांग्रेस उसको समाप्त कर देती है। तो फिर कांग्रेस ने देश के विभाजन को रोकने से पहले आंदोलन क्यों नहीं चला और इतनी आसानी से उसने विभाजन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। मैं स्टूडेंट्स इसमें मैं थोड़ा उनसे डिफर करता हूं। क्यों डिफर करता हूं, मैं अपना मत देता हूं, या आप लोग भी इस पर जरा सोचना कि जो परिस्थितियां 1905 में थी, क्या वही परिस्थिति 1947 में थी? क्योंकि 1946-47 में देश एकदम गृह युद्ध में फंसा हुआ था। सेना और पुलिस ब्रिटिश के पास थी और सेना और पुलिस ब्रिटिश के हाथ में थी। और ब्रिटिश सरकार, जैसे इसमें जो राजमोहन गांधी का तर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजमोहन गांधी ने कहा कि विभाजन को रोकने का अब 3 ही तरीका हो सकता था। एक तरीका यह होता कि ब्रिटिश इस बात के लिए राजी हो जाते कि आप लोग आपस में देख लेना, हम जा रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश रुके हुए थे। ब्रिटिश बोल रहे थे कि नहीं, जब तक आप दोनों अपना निर्णय नहीं ले लेते और हम उस निर्णय को सुन नहीं लेते और हम उस निर्णय को लागू नहीं कर देते, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो तब तक हम नहीं जाएंगे। अब ऐसा ब्रिटिश क्यों कह रहे थे? तो कुछ बता रहे थे कि ब्रिटिश अपनी छवि को बचाने के लिए, उनको लगता था कि आपस में मर कटेंगे तो फिर हमारी छवि खराब होगी। लेकिन ब्रिटिश तो इतने मतलब भारत के शुभचिंतक लगते नहीं, तो अपनी छवि बचाने के लिए तो कर सकते हैं। उससे महत्वपूर्ण चीज जो एक नरेंद्र सरीतुल्लाह की बुक हमने देखी थी, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। इधर एक सीरियल भी इस पर है, हालांकि सीरियल है तो थोड़ा साहित्यिक सत्य भी हो सकता है, वायसराय हाउस करके कुछ है। तो उसमें भी इस बात को उठाया गया था कि एक्चुअली शीत युद्ध शुरू हो गया था 1945 में, और भारत गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा था। 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य शीत युद्ध, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, और रसिया के दक्षिण में अफगानिस्तान था। इस बात को ब्रिटेन और
अमेरिका भली भांति जानता था कि आज न कल सोवियत रूस अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैसे भी अफगानिस्तान पर पिछले 1 शताब्दी तक सोवियत रूस अफगानिस्तान पर प्रयास करता रहा था कब्जा करने की। और वजह क्या थी? अफगानिस्तान के रास्ते अरब सागर में हॉट स्ट्रीम, उसके पास कोई एक हॉट स्ट्रीम का रास्ता नहीं खुल पा रहा था, तो अफगानिस्तान के रास्ते अरब सागर में उतरने की इच्छा उसकी हो सकती थी। उनको लगता था कि कल को अगर अफगानिस्तान में हमें अगर लड़ना पड़ा सोवियत रशिया से अफगानिस्तान को बचाने के लिए, तो ईरान तो बिल्कुल हाथ उठा चुका है, ईरान तो हमारी कोई मदद करेगा नहीं उधर, तो हम कहाँ बेस बनाएंगे? इंडिया बोल रहा है नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, इंडिया हमारे साथ आएगा नहीं, तो हम कैसे लड़ेंगे? उनको लगा कि अगर हम इसको बांटकर पाकिस्तान बना देते और एक अलग स्वतंत्र राज्य बना देते, वहां खड़ा होकर हम अफगानिस्तान में लड़ सकेंगे रशियन के साथ। और ये बात कोई बेसलेस भी नहीं लगती, क्योंकि आप देखिए ना, शीत युद्ध समाप्त हुआ कब? इसी पाकिस्तान को बेस बनाकर अमेरिका लड़ा और कोल्ड वॉर अंत में सोवियत रशिया हार गया अफगानिस्तान में फंसकर। आप लोगों को पता होगा कोल्ड वॉर के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं जब ये मंशा थी और जब लंदन में प्लान बना था विभाजन का, तो भारत में एक पार्टी दो पार्टी के करने से कुछ बात रुक नहीं रही थी। तो राजमोहन गांधी ने कहा कि ब्रिटिश भारत छोड़कर, एक चीज तो है कि ब्रिटिश अगर भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते और कांग्रेस को या किसी को सुपुर्द कर देते कि आप लोग आपस में निपट लीजिए, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश डटे रहे कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप दोनों आपस में निपटारा ना करें, और फिर उन्होंने बांट दिया हमें। दूसरा कि अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग को कोई इतनी बड़ी रियायत दे देती कि वह पार्टीशन से पीछे हट जाती खुद, जैसे गांधी जी ने दिया कि भाई जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया, उस समय के उस कॉम्युनल इन्वायरमेंट में जिस तरह से हिंदू संप्रदायवाद ने भी उग्र रूप धारण कर लिया था, यह नहीं चल सकता। इसमें फिर उधर से उतना बैकलस होता, उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हिंदुओं के बीच होती, क्योंकि उसमें तो हिंदू मिलिटेंसी काफी आगे बढ़ चुकी। और तीसरा था कि बलपूर्वक, शक्ति के बल पर, सेना के बल पर, पुलिस के बल पर, जो भी उपाय हो, कॉवर्सिव पावर के थ्रू, कॉवर्सिव पावर मतलब दंड शक्ति के बल पर मुस्लिम लीग की मांग को जबरन दबा दिया जाता, कहता खबरदार आप शांत हो जाइए। तो क्या उसके लिए इंडिया के पास आर्मी या कुछ पुलिस ऐसी थी? क्या इंडिया के पास उतना मस्कुलर पावर कांग्रेस के पास थी? देश गृह युद्ध में घिरा हुआ था। 36 करोड़ उस समय इंडिया की जनसंख्या थी लगभग, और 24.3% लगभग मुस्लिम जनसंख्या थी। मानकर चलिए 9 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या थी हिंदुस्तान। और क्या ऐसी स्थिति में बलपूर्वक आप कैसे दबा दें? संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्ना, आपको उसी समय ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हुई, पहले ही आपको मुस्लिम पॉपुलेशन को विश्वास में लेना चाहिए, मुस्लिम लीग को अलग थलग करना चाहिए। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने मास पर अपना इंपैक्ट कायम कर लिया, तो विभाजन का विकल्प गृह युद्ध हो रहा है, जिसमें कि देशी सरकार के पास न सेना है न पुलिस है। अब आइए चौथा कंटेंडर, हिंदूवादी संगठन। हिंदूवादी संगठन आज एक कॉर्नर में खड़े होकर दोष दे रहे हैं। हिंदू महासभा तो रही नहीं, लेकिन जो उनके विचार के मानने वाले हैं, चाहे जो भी, तो एक कॉर्नर में खड़े होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को विभाजित कर दिया। अब इनका रोल क्या रहा, इनको देखिए। जब ये संस्था बनी, तो इस संस्था में पहले इनके पास, और इन्होंने अखंड भारत की भी बात की है, बहुत अच्छी बात है, अखंड भारत तो हमारा आदर्श है। अगर अखंड भारत हो तो इससे सुखद बात क्या हो सकती है? लेकिन अखंड भारत का क्या प्लान था इनके पास? क्या इनके पास कोई ऐसा एजेंडा था जिससे भारत का विभाजन रुक पाता? नहीं। जब ये संस्था बनी तो इन्होंने बदले में क्या किया? तो हम हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे मुसलमानों के हितों के विरुद्ध, तो माइनॉरिटी के बजाय हम मेजॉरिटी कार्ड खेलेंगे। ठीक है, आप हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे और मुसलमानों के हितों के विरुद्ध, तो इसमें आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अनजाने इसमें जिन्ना का काम बन रहा है? जिन्ना जैसे जो सांप्रदायिक नेता थे, वह इस बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे मुस्लिम जनसंख्या को कि क्या आप हिंदुस्तान में स्वाभिमान के साथ रह पाओगे? क्या आपको यहाँ जो हिंदू मेजॉरिटी आपको इस तरह से आपको स्वतंत्र रूप से जीने देंगे?
आपका स्थिति यहाँ इंडिया में सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह हो जाएगी, द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह हो जाएगी। उस समय चाहिए था उन मुस्लिम जनसंख्या को विश्वास दिलाना कि मेरे भाई तुम मेरे बंधु हो, जैसे हम हैं वैसे तुम हो, हम इक्वल सिटीजनशिप है और कहीं पर हम बिल्कुल ही समान नागरिकता में विश्वास करते हैं और हम कुछ मूलभूत उद्देश्यों से आपस में बंधे हुए हम एक राष्ट्र हैं। उल्टा अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो इससे हमारा काम खराब होगा या अच्छा होगा? यहां पर ये चीजें नहीं काम कर रही थी। अब लीजिए वीडी सावरकर को। वीडी सावरकर पहले क्रांतिकारी थे, फिर बने हिंदू महासभा के अध्यक्ष और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पूरी अपनी विचार बदल दी। एक तो ब्रिटिश को जब वो जेल में गए थे तो मर्सी पिटीशन दिया था, तो ब्रिटिश को आश्वासन दिया था कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध हो। और उन्होंने जब 1938 में, उससे पहले 1923 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व का इसेंशियल। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में अंतर है। मतलब देखिए, जाति जैसे जो हिंदुवादी संगठन वो चाहते थे हम जाति विभाजन को समाप्त करके और हिंदुओं को एक 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 पूरे एक मतलब हिंदू को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करते। लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी वो फिलॉसफी बेहतर नहीं थी। मतलब वो एक तरह से इंडिया के कंप्लीट कल्चर के अनुकूल नहीं थी कि भारत जिस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहता था उसमें सूट नहीं करता था। अब उन्होंने एक कल्चर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उनकी अवधारणा क्या है? अब आप ही देखिए, उनकी अवधारणा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, कल्चर नेशनलिज्म की। कि देखिए, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग भी एक राष्ट्र के सदस्य नहीं हो सकते, एक सांस्कृतिक राष्ट्र के मेंबर नहीं हो सकते। दो शर्तें अगर पूरी होती है तभी हो सकते। एक तो उनकी पितृभूमि हिंदुस्तान हो और दूसरा उनका तीर्थ स्थल, जो उनका पवित्र स्थल है, वो भी हिंदुस्तान। अब देखिए, पितृभूमि हिंदुस्तान हो ये तो समझ में आ रही है, यहाँ पैदा हुए, यहाँ रह रहे हैं। अगर उनका तीर्थ स्थल पितृभूमि के साथ साथ उनका जो पवित्र स्थल है वो अगर हिंदुस्तान नहीं है तो सांस्कृतिक राष्ट्र के मेंबर नहीं हो सकते। तो क्या इशारा करना है? अब इसमें किसका इशारा हो रहा है? क्रिश्चियनिटी की हो रही है और इस्लाम की हो रही है। अब सवाल है, चलो क्रिश्चियन का तो कोई नहीं हुआ, उनका पॉपुलेशन भी कम था, लेकिन मुस्लिम तो एक अच्छी खासी जनसंख्या थे, एक अच्छे कंटेंडर थे। तो ये बात जो है, ये बात तो एक अलगाववाद जैसी चीज थी। तो जिन्ना की पूरी राजनीति अलगाववाद पर आधारित थी और संयोग से जो सावरकर जी थे या जो हिंदू महासभा थी, तो बीडी सावरकर भी वैसा ही बोल रहे थे कुछ। वो भी उनका जो कल्चर नेशनलिज्म है वो जिन्ना के विचार के करीब आ रहा था और उससे जिन्ना को और भी एक पुख्ता प्रमाण मिल रहा था। अब जैसे देखिए, पहले अब आप ही देखिए, पंजाब में सिकंदर हयात खान की सरकार थी, छोटू राम और अकाली दल के सहयोग पर टिकी हुई थी। यहाँ बंगाल में फजलुल हक की सरकार थी। तो अब इस सरकार के होने से मुस्लिम लीग की पावर चेक हो रही थी। तो जिन्ना ने प्रचार करना शुरू किया कि आप लोग इतना खुश मत होइए, आपको लगता है कि प्रोविंस में हम हिंदुओं के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, सेंटर में जिस दिन हिंदुओं की सरकार गठित होगी उस दिन सब प्रांतों में आप लोगों की सरकार को गिराकर हिंदुओं की सरकार स्थापित कर। अब वो भी डर रहे थे। अब उनको विश्वास में लेने की जरूरत है ताकि जिन्ना का जनाधार कमजोर हो। जिन्ना के तो विचार को मारना चाहिए था, अलगाववाद के विचार को मारना चाहिए था। उसमें उल्टा इस तरह के अलगाववाद का विचार देकर तो जिन्ना को शह देने वाली। तो आप ही बताइए, इसमें हम किसको दोषी माने? सभी दोषी हैं। किसी एक पार्टी को हम कहां? मुस्लिम लीग तो मेन कल्प्रिट है, ब्रिटिश बहुत बड़ा विलेन है, प्रोटेगोनिस्ट है, और जो कांग्रेस है वो कांग्रेस ने एक साथ कई गलतियां कर दी, और जो हिंदुवादी संगठन है उसने अनजाने ही जिन्ना के विचारों को सपोर्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप कहते हैं कि विभाजन को रोकना है, तो एक एजेंडा बताइए ना, क्या एजेंडा है आपके पास? आपके गलत सलत इतिहास की व्याख्या करने से विभाजन रुक जाएगा? अब 1937-38 में विभाजन कैसे? हाँ, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को उस समय नहीं करना चाहिए था, गलती की कांग्रेस ने, नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो हो गई।
तो आप उस समय 1915 से तो हिंदू महासभा स्थापित हो चुकी थी, वही जाते गांव-गांव में घूम घूम के मुसलमान कॉमन मुसलमानों को विश्वास में लेते। कांग्रेस ने नहीं किया, तो आपने क्या किया? तो मतलब हमारा ये है, इसको एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इतिहास तो पता नहीं, हम वन साइडेड हो जाते हैं। वन साइडेड होने की जरूरत नहीं, आप एक-एक करके देखिए। तो आपको हर जगह, चूंकि आप 1942 में अब देखिए, अब जैसे अब हिंदू महासभा है, चलिए आरएसएस तो एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसका कोई नहीं, डायरेक्ट पॉलिटिक्स से उसको कोई ये नहीं था। लेकिन हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा एक भी मूवमेंट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में किसी मूवमेंट में खड़ी हुई नहीं हुई। अब बताइए, 1915 से तो थी, असहयोग आंदोलन में नहीं रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, और भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सरकार का समर्थन किया, तो हिंदू महासभा ने भी समर्थन किया सरकार। अब इनकी रणनीति यही थी कि जिस तरह मुस्लिम लीग सरकार का पिट्ठू बनकर उसे रियायत ले रही है, तो हम हिंदुओं के पक्ष में रियायत ले लें। अब इस रणनीति को अगर आप व्यवहारिक मानते हैं तो ठीक है, उनका व्यवहारिक कदम था। और सबसे ताज्जुब की बात हुई कि यहाँ बंगाल में फजलुल हक के साथ कोलिशन गवर्नमेंट उनका बना, ठीक है, लेकिन सिंध में भी बन गया, जो कि सिंध में जीएम सईद करके एक मुस्लिम लीग का लीडर था, उसने पाकिस्तान के प्रस्ताव को विधानमंडल में लाया। तो सवाल है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन बन जाए या फिर फजलुल हक की सरकार के साथ ही, तो फजलुल हक, चूंकि यही फजलुल हक लाहौर प्रस्ताव में जिन्ना के साथ प्रस्ताव में था, और उस प्रस्ताव में वो भी पृथक प्रांत की मांग कर रहा था। तो मतलब आपकी भी तो कोहेसिव पॉलिसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्लेम करिए, हाँ वो उनके कारण विभाजन हो गया, ऐसा थोड़ा होता है। आप खुद भी दामन में झांक कर देखिए कि आपने विभाजन को रोकने के लिए क्या किया। आप तो सभी ऑर्गेनाइजेशन थे। तो माय स्टूडेंट्स, यहाँ व्यूअर्स, न्यूट्रल रूप में विभाजन को देखने की जरूरत है। अब कुल मिलाकर आइए, आप जजेज हैं, क्या फैसला किया आपने? डिफरेंट आर्गुमेंट मैंने देने की कोशिश की है। अब मेरे विचार में हम देखते हैं जो आर्गुमेंट हमने दिया है, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश मेन कल्पिट है। कांग्रेस का भी उसमें रोल है कि कांग्रेस को जो करना चाहिए था मौके पर नहीं कर सकी वो, और हिंदुवादी संगठन है, उन्होंने भी अनजाने ही कई मुद्दे पर जिन्ना को शह दे दिया, और प्रकारांतर से इनके पास भी विभाजन को रोकने का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं था, बल्कि इससे और भी बात बिगड़ती चली गई, क्योंकि जो मेजॉरिटी कार्ड है वो कार्ड उस समय काम नहीं आया, बल्कि वो नुकसान दे गया। तो मैं स्टूडेंट्स, यही हमारा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और मेरा उद्देश्य किसी को कोई हर्ट करना नहीं है। मैंने इतिहास को न्यूट्रल होकर व्याख्या करने की कोशिश की है। दिस यू पीपल आर द जजेज एंड यू कैन टेक योर डिसीजन एज यू लाइक। और मेरे लेक्चर को एक बार हो सकता है सुनने के बाद सारे इश्यूज क्लियर ना हो, तो आप दोबारा उसको देखिए, किसी एक पॉइंट पर रोक कर देखिए, और इसको सुनिए और समझिए और देखिए और विचार करिए, विचार मंथन करिए, बिकॉज यू आर ए थिंकिंग क्रिएचर कि हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन लेक्चर।